हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट इंग्लिश। परफेक्ट यानी कि आप परफेक्ट बनने जा रहे हैं। बनना है ना तो वीडियो को अंत तक देखना है, नहीं तो परफेक्ट कैसे बनोगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। मैं कुछ पार्ट्स आपके लिए अपलोड करूंगा ताकि इनकी लेंथ छोटी छोटी रहे, आप आसानी से देख सकें। बाद में एक कंपाइलेशन भी दे दूंगा एक्सरसाइज के साथ, यानी कि इन वर्ड्स को मैं सेंटेंसेस में भी बीच में पुट करूंगा और आपको समझ में आएगा कि इनकी यूज कैसे होती है। अब देखो कि आमतौर पर आप कुछ शब्द बोलते होंगे, इनमें से जो हम जानेंगे अभी, पता नहीं होगा आपको कि आप उसको रॉन्गली बोल रहे हैं, करेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन परफेक्टली बोलने के लिए आज आप जान जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कंपटीशन वाले बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि उनके यहाँ पर सेंटेंसेस के रूप में एरर्स दी जाती हैं जिनको सुपरफ्लुअस एरर्स बोलते हैं। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स भी बोलते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब है सुपरफ्लो, अत्यधिक बहाव हो गया, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा बोल गए। यानी जरूरत से ज्यादा की जरूरत नहीं होती ना कई बार। अब देखो मैंने बोला कि इंग्लिश में मैंने बोला, देखो आई हैव डिफरेंट डिफरेंट पेन, ऐसे बोलते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट। अब डिफरेंट की हिंदी तो बताना जरा। डिफरेंट की हिंदी तो होती है अलग अलग। तो जब मैंने इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट बोला, अब हिंदी करूं, मेरे पास अलग अलग पेन हैं, मार्कर्स हैं, ऐसे बोलूंगा, 4 बार अलग अलग बोलूंगा। समझ गए बात को? यानी मैंने कुछ ज्यादा ही जुबान बह गई मेरी, समझ लो, इसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले शब्द से स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 100 से ऊपर शब्द सीखेंगे आप सारे पार्ट्स के अंदर। कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर आप आमतौर पे बोलते होगे। कजिन का मतलब चचेरा होता है। अब चचेरा यानी चाचा का बच्चा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो आपका भाई बहन है, इसलिए आप बोलते हैं कजिन ब्रदर। तो यही मत करना, कजिन ब्रदर या सिस्टर नहीं बोलना है आपको, खाली कजिन बोलोगे। आपने अगर ऐसे बोला शी इज माई कजिन, यानी शी तो लगा दी है ना, शी से पता लग रहा है वो लड़की है, तो लड़की आपकी यानी चाचा की लड़की आपकी बहन है। ऐसे ही ब्रदर पर भी यही चीज लागू होगी। तो समझ में आया? अब से खाली कजिन बोलोगे। यहां पर देखो दूसरा शब्द, ये है ओल्ड रेकॉर्ड्स, जिसको हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं हमारी आम उच्चारण में, लेकिन करेक्ट उच्चारण जो है इसका वो है रेकॉर्ड्स। अभी जो रेकॉर्ड्स होते हैं इनको अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख, जैसे कि आप मेरी रिकॉर्डिंग इस वक्त देख रहे हैं, ये मैंने पहले बनाई है ना, ये थोड़ी सी पुरानी तो होगी, एकदम लाइव तो आया नहीं मैं आपके सामने। तो समझ जाओ कि रेकॉर्ड्स, अभिलेख पहले ही तैयार हो चुके होते हैं, इसलिए वो होते ही पुराने हैं। मान लीजिए किसी ने कोई कीर्तिमान स्थापित किया, टॉप आया, वो नंबर 1 आया रैंक में, 2 3 आया, तो उसने कुछ रिकॉर्ड स्थापित किया ना, तो वो जो रिकॉर्ड है तो पहले कीर्तिमान स्थापित हो चुका, तो पुराने टाइम का है ना। तो समझ गए बात को? तो ओल्ड रेकॉर्ड्स में से ओल्ड आपको एलिमिनेट करना है। ओल्ड नहीं होता, खाली रेकॉर्ड्स बोलेंगे। चलिए अब एक और देखो, यहां पर सपोज इफ आई गो देयर, ऐसे ही बोलते हो, मुझे पता है आप ऐसे ही बोलते हो, सपोज इफ आई गो देयर। नहीं, सपोज का मतलब, अब इसकी हिंदी करूं जरा, यदि मैं वहां जाता हूं, ऐसे समझ रहे हो? तो यदि हो गया ये। आपको एक ही बार तो यदि यूज करना है, या तो आप इसको यूज करो सपोज को, या फिर इफ को, मतलब एक यूज करो। इसमें दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मत मिलाना, वरना आप कर रहे हो यदि। समझ गए? अब यहां पर देखो सेंट परसेंट। अब इसको बड़े ही ध्यान से समझो। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है शत। क्या होता है? शत, यानी कि 100। तो ये 100 पहले ही है। अब देखो यहां पर है परसेंट। अब ये जो पर है इसका मतलब हो गया प्रति, सेंट का मतलब शत, ये है प्रतिशत। तो आप बोल रहे हो 100%, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो, ऐसे बोलना है आपको। या तो आप बोलेंगे 100%, कैसे बोलेंगे? 100%, यानी कि 100%, 100% करके बोलेंगे, नहीं तो खाली इतना पार्ट बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को आप छोड़ देंगे। परसेंट नहीं बोलना, आपको खाली सेंट बोलना है, यानी कि शत, 100 की बात करना चाह रहे हैं। प्रतिशत मतलब कि हर 100वें पर। चलिए, इंग्लिश टीचर, बड़ा ही आम, आई एम एन इंग्लिश टीचर। मैं हर वक्त देखता रहता हूँ फेसबुक के ऊपर या फिर कहीं पर भी लोग बोलते हैं आई एम एन इंग्लिश टीचर, माई ब्रदर इज एन इंग्लिश टीचर, ही इज एन इंग्लिश टीचर। ही इज एन इंग्लिश टीचर को जरा समझो। इंग्लिश का मतलब एंग्लो होता है। एंग्लो मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों की दी हुई अंग्रेजी। यानी आप क्या कह रहे हो कि मैं अंग्रेज टीचर हूं,
अंग्रेजी बोलनी थी आपको तो सब्जेक्ट बताना है कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि आप ब्रिटिश लोगों में से थोड़ी ना हो, यूके से थोड़ी ना आए हो। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या बोलेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई एम अ हिंदी टीचर, एक बार को रेफरेंस जा सकता है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन फिर भी आपको अवॉइड करके बोलना है टीचर ऑफ हिंदी, क्योंकि हिंदी है हम, वतन है, समझ रहे हो, हिंदुस्तान हमारा। यानी हिंदी क्या रेफरेंस है यहाँ पर, हिंदी है हम, तो यानी हिंदू हैं हम, समझे बात को। तो वहां पे नेशनैलिटी की बात आ गई, इसलिए उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ हिंदी बोलेंगे। और ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा एरर पूछी जाती है। यहां पर देखो काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली रिक्वेस्टेड को क्या करना है आपने, देखो काइंडली हमेशा एक्टिव सेंटेंसेस में यूज होता है। पहली बात एक्टिव यानी प्रेजेंट। अब देखो ये हमेशा पैसिव में यूज होता है, पैसिव यानी पास्ट, समझ गए बात को। तो काइंडली रिक्वेस्टेड को एक साथ कभी भी यूज मत करना आप। मैं ऐसे तो बोल सकता हूं काइंडली कम हियर, कृपया यहां आए, यानी कि प्रेजेंट में यूज किया है ना, ये तो हो गया। बट यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, पैसिव में बोलेंगे इस बात को ना, जो पास्ट फॉर्मेशन बनाकर अब हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप आइए, समझ रहे हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड यानी कि पैसिव सेंटेंस बना दिया आपने। तो यहां पर ध्यान रखना है कि काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, काइंडली एक्टिव में रिक्वेस्टेड के साथ पैसिव सेंटेंस बनाना है। तो काइंडली काट दो यहां से, समझ गए बात को, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। देखो यूनिवर्सली बाय ऑल, यूनिवर्सली ग्लोबल, यूनि का मतलब वन, ये जो यूनि है इसका मतलब वन, वर्स का मतलब कलेक्शन, समझ रहे हो, यानी इकट्ठा। तो सबको इकट्ठा करके एक मान लिया, यानी सारे लोगों को एक माना है। तो यूनिवर्सल में क्या हो गया, समस्त, समस्त हो गए सारे लोग। तो सारे लोग जब हो गए तो ना तो बाय आएगा इसमें ना ऑल आएगा, समझ गए। तो बाय ऑल नहीं आएगा, ये एरर भी आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो यूनिवर्सली बोलना ही ठीक है, समझ गए। अब यहां पर देखो एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट। अब सोचो यारा रिजल्ट क्या होता है, ये तो नतीजा होता है। तो नतीजा कब आता है, आखिर में आता है। तो आखिर में फिर से क्या बोल दिया आपने, आखिर, आखिर में नतीजा, एक तरीके से ऐसे बोल रहे हो। तो नतीजा आखिरी ही होता है, आपको ये एंड नहीं यूज करना है। रिजल्ट में पहले ही एंड सम्मिलित है। यहां पर देखो बेस्ट एवर, दिस इज द बेस्ट एवर सीरीज, समझ लो, बेस्ट एवर आपने सुना होगा। तो बेस्ट एवर को समझो, बेस्ट का मतलब क्या होता है, जो अभी तक यानी करंट टाइम तक बेस्ट है, यानी सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, यानी उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। तो अभी तक पहले ही शामिल है ना इसमें, तो एक और अभी तक क्यों लगा रहे हो। तो बेस्ट एवर में से एवर को हटा दो, समझ रहे हो। तो बेस्ट कहना ही ठीक है, बेस्ट को खाली यूज किया करो। अब है फ्ली अवे, फ्ली यानी भाग जाना, तो भाग गया। फ्ली को ऐसे समझो, इसका मतलब होता है रन अवे, रन अवे। तो आपने एक तरीके से क्या बोल दिया, अब रन अवे, अवे ऐसे बोलोगे, दो बार नहीं, एक बार बोलना है। तो फ्ली ही बोलना, यहां पर आप खाली फ्ली बोलेंगे और अवे को हटा देंगे। अब यहां पर देखते हैं प्लान अहेड, प्लान अहेड यानी योजना बना रहे हो आप। तो योजना क्या अभी के लिए होगी या फिर फ्यूचर के लिए होगी, यानी अगले क्षणों के लिए होगी ना, अगले दिन के लिए, अगले घंटों के लिए, या फिर अगले साल के लिए। तो प्लान योजना होती है, ये बनती ही फ्यूचर के लिए है। तो आगे के लिए क्या बनाओगे आप, इसको नहीं लगाना है, अहेड को आपको हटा देना है। यहां पर देखो रिसेंबल टू, रिसेंबल टू यानी कि किसी से मेल खाना, किसी के जैसा दिखना। मान लो कि बच्चा पिता के जैसा दिखता है, तो रिसेंबल में ध्यान रखना है, यहां पर आपको टू नहीं लगाना है, तो टू को हटा दो। तो रिसेंबल में आप एस जोड़ दो, ये हो गया रिसेंबल्स। फ्रोजन आइस, सोचो जरा, अब बर्फ तो जमी हुई होती है, तो फ्रोजन लगाने की क्या जरूरत है। तो इसमें से फ्रोजन को हटा दो, आइस तो पहले से ही जमी हुई होती है, तो फ्रोजन आइस नहीं बोलना। अब देखो फाइनल कंक्लूजन, यानी यहां पर अब बात कर रहे हैं जैसे कि कोई
निर्णय की बात हो रही है, निष्कर्ष की बात हो रही है, तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यानी किसी नतीजे तक पहुंचने वाली बात हो रही है। तो फाइनल यानी वो देखो कौन लगा है, यानी लास्ट में ही बात हो रही है, तो आप इसमें से फाइनल हटा देना क्योंकि निष्कर्ष आखिर में ही निकलता है। यहां पर देखो लेटेस्ट अपडेट, अपडेट का मतलब क्या होता है, अप टू डेट यानी अभी तक, यानी वो लेटेस्ट ऑलरेडी है, तो लेटेस्ट फालतू लगा है, इसमें से हटाओ इसको, अपडेट बोलना ही ठीक है, लेटेस्ट नहीं बोलना है आपको, लेटेस्ट अपडेट करके नहीं बोलना। अब देखो लेक्चरशिप, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखिए मेरे मुंह से भी लेक्चरशिप निकला, लेक्चररशिप लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो लेक्चररशिप जैसे कि उपदेश देने वाले, व्याख्यान करने वाले, तो आप इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि आपको लेक्चरर में से आपको ये आर हटा देना है, ये आर हटा दिया तो खाली आप लेक्चरशिप बोलेंगे तो ये शब्द सही हो गया। अब देखो फ्यूनरल सर्विस, यहां पर फ्यूनरल को अंत्येष्टि बोलते हैं, जैसे कि दाह संस्कार जो होता है मरणोपरांत किसी के, तो सर्विस। अब ये फ्यूनरल जो होता है ना, इसमें सर्विस पहले से ही होती है, यानी कि जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है ये पहले से ही शामिल होती है, तो आप सर्विस को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली फ्यूनरल को करेंगे। यहां पर देखो कंसेंसस ओपिनियन, अब कंसेंसस को ध्यान रखना, इसमें भी कौन लगा है, यानी कि सारे लोग सम्मिलित हैं इसके अंदर, तो ये आम जनता की राय है, आम राय यानी सभी लोगों का कलेक्टिवली ओपिनियन है, तो कलेक्टिव ओपिनियन को आप क्या बोलते हैं, कंसेंसस। तो एक और ओपिनियन लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है, ओपिनियन को नहीं लगाना है कंसेंसस के साथ में। अब देखो ये तो बड़े आमतौर पे आप बोलते होगे आंटी 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 बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आजकल तो अंग्रेज भी बोलने लग गए हैं आंटी, समझ रहे हो। तो क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात आंटी इंग्लिश का शब्द नहीं है, क्या है, आंट, क्या बोलेंगे, आंट। कुछ लोग अब जैसे अमेरिकन को सुनोगे ना तो अमेरिकन बोलते हैं एंट, शी इज माय एंट, समझ लो। अब एंट हम तो चीटी को बोलते हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना है ना, तो आपको प्रोनाउंसिएशन क्या रखनी है, यूके वाली, आंट, इससे कंफ्यूजन नहीं होती कभी भी। तो आंट क्या होती है, आंट यानी आपके पापा की बहन जो आपकी बुआ लगी, उम्र से मतलब नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो यही गलत फहमी है कि उम्र से को रिलेट करते हैं, उनको पता ही नहीं है ये ब्लड रिलेशन होते हैं। आमतौर पे हम बोल देते हैं ठीक है हमारे कल्चर में ये चीज है, लेकिन ब्लड रिलेशन हर किसी से तो नहीं है, जिसको आप अंकल आंट बोलते हो, नहीं, यह हम आमतौर पे बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये वाली गलती नहीं करेंगे, आपसे खाली आंट बोलेंगे, आंट यानी ब्लड रिलेशन वाले लोग, है ना, चाहे वो चाची हो, आपकी बुआ हो, मतलब आपके खून के रिश्ते में आते हो, समझ गए, तो आंट यूज करना है। अब देखो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन आमतौर पे बोलते हो ना कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये गलती करते हो, क्या आपने एस नहीं लगाया, क्या यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है हमेशा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब बधाई हो, समझ लो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस में एस नहीं बोलना, आपको एस जरूर लगाना है। अब देखो ये है कंसोर्ट वाइफ या फिर कंसोर्ट हस्बैंड, अगर आपको ये पढ़ने को मिलता है तो आप समझ जाना कंसोर्ट का मतलब ही पति या फिर पत्नी या फिर सहचारी, यानी साथ में रहने वाले जो होते हैं सहचारी को बोलते हैं, यानी यहाँ पर वाइफ या हस्बैंड लिखा जाना बिल्कुल गलत है। कंसोर्ट का मतलब समझ गए, तो आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है बात। ओल्ड मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, याददाश्त, है ना, मेमोरी नहीं मेमोरी, तो मेमोरी को याददाश्त बोलते हैं। अब याददाश्त कैसी होती है, अभी तक यानी पिछली बातें, पिछली तो पुरानी बातें ही याददाश्त होती हैं, इसलिए हमेशा क्या ओल्ड को नहीं लगाना है आपने, तो मेमोरी का मतलब याददाश्त होता है जो कि पुरानी ही होती है। अब देखो ये है कावर्ड मैन, कावर्ड वुमन या फिर कावर्ड बॉय या फिर गर्ल, तो कावर्ड मतलब कायर व्यक्ति होता है, तो आपने बोला कायर व्यक्ति आदमी, समझो, कायर व्यक्ति लड़की, समझ गए बात को, तो ये नहीं लगाना है आपने, ये गलती नहीं करनी है। आप बोलेंगे ही इज अ कावर्ड, शी इज अ कावर्ड, यानी वह कायर है। अब देखो होप डैट, होप के साथ कभी भी डैट नहीं लगाना है, क्योंकि आप होप कर रहे हैं यानी कि
फ्यूचर के लिए आशा कर रहे हैं कोई भी, तो इसमें आप यही गलती नहीं करेंगे। और कंपटीशन वाले बहुत ध्यान रखेंगे, अगर उनके सेंटेंस में होप दैट लिखा आता है ना, तो उनसे ढूंढे नहीं मिलेगा। अगर आपको ये रूल नहीं पता है कि होप के आगे दैट नहीं लगता, तो क्या दैट नहीं लगाना, खाली होप बोलेंगे। चलिए, अवेट फॉर। अब यहाँ पर अवेट में मान लीजिए मैं इतना दिखाता हूँ, आपको दिख रहा है वेट फॉर, तो वेट फॉर का मतलब अवेट होता है, यानी जो ये फॉर है ये पहले ही रूपांतरित होकर एक ही फॉर्म में आ चुका है, तो अवेट बोलते हैं खाली। यहाँ पर आप फॉर नहीं बोलेंगे, तो फॉर को यहाँ से कट ऑफ करना है आपने। अब देखते हैं यहाँ पर फ्री गिफ्ट। अब गिफ्ट तो फ्री में ही मिलता है, पैसे देके थोड़ी ना मिलता है, कोई भी उपहार देगा आपको तो फ्री तो ऑलरेडी होता है, तो फ्री गिफ्ट मत बोलना कभी भी। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं फ्री गिफ्ट। चलिए, ये है बिग ह्यूज ब्लेंडर, तो कभी भी आप ऐसे बोलें दिस इज अ बिग ब्लेंडर, यू हैव मेड अ बिग ब्लेंडर या ह्यूज ब्लेंडर। तो ध्यान रखना है, ब्लेंडर से बड़ी गलती हो ही नहीं सकती दुनिया में, तो ब्लेंडर कहना ही सफिशिएंट है। ना तो आप ह्यूज यूज करेंगे उसके आगे, ना बिग यूज करेंगे, तो दोनों में से कोई भी यूज नहीं करना है, सिर्फ ब्लेंडर बोलना है आपको। तो ध्यान रखना है आपको। यहां पर देखिए सफिशिएंट इनफ, सफिशिएंट इनफ। अब सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। इनफ का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो आपको भर पेट मिला हो या भरपूर मिला हो, तो इनफ का मतलब ये होता है। तो सफिशिएंट के साथ कभी भी इनफ नहीं लगाते हैं हम, ध्यान रखना है। तो सफिशिएंट बोलना ही अपने आप में पर्याप्त है, यानी उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर है अनदर वन, काफी लोग बोलते हैं अनदर वन, तो अनदर वन में ध्यान रखना है कि एन अदर, अदर और एन का मतलब ही वन होता है। बोलते हैं ना एन एप्पल, एन का मतलब क्या है, वन, तो ध्यान रखना है इसके आगे ये नहीं आएगा, तो वन को आपने एलिमिनेट करना है, सिर्फ अनदर कहना ही सफिशिएंट है। अब यहां पर देखो ब्लेंडर मिस्टेक, जैसे ये ह्यूज और बिग ब्लेंडर था, ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत ही आम तौर पर, आप बड़े से बड़े प्रोफेसर्स तक को भी देखेंगे, डॉक्टर्स तक को भी देखेंगे कि वो बोलते हैं ब्लेंडर मिस्टेक, यानी वो ये जताना चाहते हैं कि आप इससे बड़ी गलती कर ही नहीं सकते। तो आपने ध्यान रखना है कभी भी ब्लेंडर के साथ में मिस्टेक यूज नहीं होगा, क्योंकि मिस्टेक का आखिरी सिनोनिम, मिस्टेक गलती होती है जो आपसे हो जाए, आमतौर पर आदमी से, मानव से होती ही है, उससे वो सीख लेता है, लेकिन ये जानबूझ के की गई गलती होती है, यानी दुनिया में इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं हो सकता, यानी सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए मैंने बोला कि आप संभल के जाएं, नहीं तो फिसल जाएंगे, नहीं आप अंधाधुंध भाग रहे हैं फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो डेट वॉज अ ब्लंडर बाय यू। चलिए यहाँ पर देखते हैं अप्रोच नियर। अप्रोच यानी कि पहले ही आप पास पहुंच चुके हो ना, तो इसलिए नियर कहने की जरूरत नहीं होती अप्रोच के बाद में, तो आपको नियर को एलिमिनेट कर देना है। लाइट ब्रीज, ब्रीज को बोलते हैं मंद हवा, हल्की हल्की हवा। मान लीजिए आपके एक कमरे में एयर कंडीशन चल रहा है और उसकी मंद मंद हवा सारे में फैली हुई है, ठहरी हुई हवा है बट हल्की हल्की सी चल रही है और आपको महसूस हो रही है, तो उसको बोलते हैं ब्रीज। ब्रीज कहना अपने आप में ही मंद या हल्का है, तो लाइट की जरूरत नहीं होती, इसमें लाइट नहीं लगाना आपको, ब्रीज कहना सफिशिएंट है। रिस्पेक्टेड सर, ये तो बहुत आम तौर पे आप सभी यूज करते हैं लेटर्स लिखते हुए, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, बचपन से लिखते आए हैं, इसलिए ही आपको इशू होगा समझने में। सर का मतलब महोदय होता है, या फिर आप जनाब भी बोल सकते हैं, साहब भी बोल सकते हैं, यानी आपने पहले ही इज्जत बख्श दी, इज्जत दे दी, तो दोबारा यानी डबल इज्जत नहीं देनी, यानी रिस्पेक्टेड कहना जरूरत नहीं है आपको, डबल नहीं करना है आपको, सर कहना ही अपने आप में सफिशिएंट है। आप बोलेंगे कि सर अब हम लेटर लिखेंगे तो सर सीधा अच्छा नहीं लगेगा ना लिखते हुए, क्योंकि बचपन से लिखता है, हैबिट पड़ी हुई है, तो आप लिखिए डियर सर, ठीक है, तो प्यारे महोदय ऐसे करके लिख दिया आपने। चलिए यहाँ पर देखते हैं एम्प्टी स्पेस, तो देयर इज नो एम्प्टी स्पेस लेफ्ट, ऐसे करके बोलते हैं लोग, तो स्पेस तो एम्प्टी ही होता है। ये जो हाथ में मूव कर रहा हूँ ये ब्रह्मांडी तो है, इसी के अंदर भी पृथ्वी है, मैं भी इसी में ही हूँ, हर चीज इस स्पेस में मूव कर रही है, ये खाली होता ही है
तो स्पेस कहना अपने आप में करेक्ट है, एम्प्टी लगाना उसके आगे एक्सट्रेनियस है यानी अतिरिक्त है, रिडंडेंट है। अब यहां पर देखो शट डाउन, कंप्यूटर में पढ़ा है शट डाउन, तो आदत पड़ी हुई है स्लैंग की, तो ध्यान रखना अमेरिकन स्लैंग है शट डाउन, राइट डाउन। अब राइट करोगे तो हाथ नीचे करके लिखोगे ना, तो डाउन ही होता है वो ऑलरेडी। ऐसे ही जब शट करोगे तो शट में क्या है, शट में ऐसे, तो शट हो गया ना, तो नीचे की तरफ ही करोगे, ऐसे शट तो नहीं करते। तो शट डाउन क्या होगा, इसमें से डाउन को आप एलिमिनेट करेंगे। अब मान लीजिए मैंने बोला शट डाउन योर माउथ, तो कैसे करेंगे, होठ नीचे गिरेंगे, समझ गए। अब यहां पर देखो प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर को ध्यान रखना, ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, यानी आप पहले ही सही रखेंगे तो ऑर्डर कहना ही अपने आप में सफिशिएंट है, प्रॉपर कहने की जरूरत नहीं होती उसके आगे। अब देखो ट्रू फैक्ट, ट्रू फैक्ट्स कैसे भी बोल सकते हैं, फैक्ट तथ्य को बोलते हैं जो कि सच पे आधारित होते हैं, इसलिए वो अपने आप में ही सत्य होते हैं। तो फैक्ट के आगे आपको ट्रू नहीं लगाना है, फैक्ट में ट्रू पहले से ही सम्मिलित है। अब देखो नाउ पेंडिंग, नाउ पेंडिंग मतलब सोचो, नाउ मतलब अभी, पेंडिंग मतलब अभी तक ही पेंडिंग होगा ना, तो अभी तक तो इसमें शामिल है, पेंडिंग का मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ यानी अभी तक नहीं हुआ, इसलिए नाउ नहीं लगाना है, पेंडिंग कहना अपने आप में सफिशिएंट है। टोल्ड टू, ही टोल्ड टू मी दैट, बहुत लोगों से गलती होती है, स्पोकन वाले भी ध्यान रखेंगे, कंपटीशन वाले भी ध्यान रखेंगे, टोल्ड के आगे कभी भी टू नहीं लगता, हम सीधा बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट, ही सेड टू हिम। सेड टू का मतलब यानी सेड टू, टू शामिल है ना इसके अंदर, तो टू पहले से ही शामिल होने का कारण है कि सेड टू का मतलब ही टोल्ड है, ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे आपको सेड कर लेना है, सेड और टू, इसका मतलब क्या है टोल्ड का, सेड टू, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा यूज करेंगे टोल्ड। अब देखो अल्टीमेट गोल, गोल क्या होता है, ये तो अल्टीमेट ही होता है, यानी जहां तक आपने पैमाना या आपने पैमाइश रखी है कि मैं वहां तक पहुंच के ही रहूंगा, तो अल्टीमेट ही होता है, तो अल्टीमेट लगाने की इसके आगे जरूरत नहीं होती, गोल कहना ही सफिशिएंट है। विड्रॉ बैक, अब विड्रॉ का मतलब क्या होता है, वापस लेना, इसके आगे कुछ लोग बैक लगा देते हैं, तो वही गलती आपको नहीं करनी है कि बैक नहीं लगता, विड्रॉ का मतलब ही वापस लेना होता है। कुछ लोग बोलते हैं मिक्स टुगेदर, बहुत ही आम प्रचलन में है, आप भी शायद यूज करते होंगे मिक्स टुगेदर। अब टुगेदर और मिक्स, अब मिक्स का मतलब क्या होता है, पहले से ही आपने सब कुछ मिक्स किया है ना, तो यहां पर आपको क्या करना है, टुगेदर को हटा देना है, ठीक है। मिक्स का मतलब ही सारा का सारा आपने पहले से ही शामिल कर दिया, तो मिक्स टुगेदर का मतलब समझ में आ गया आपको। अब देखो नेवर बिफोर, नेवर, नेवर मतलब जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ, तो कभी भी नहीं हुआ तो यानी पहले तक नहीं हुआ ना आज तक, तो बिफोर कहने की जरूरत नहीं है इसके आगे, तो नेवर कहना अपने आप में पर्याप्त है। रेगुलर सीरीज, सीरीज क्या होती है, ये क्रम में ही रेगुलर आ रही होती है, इसलिए आपको रेगुलर लगाने की जरूरत नहीं है सीरीज के आगे। अब देखो एडवांस वार्निंग, चेतावनी, चेतावनी पहले ही दी जाती है बाद में दी जाती है, पहले ही दी जाती है, तो एडवांस ही होती है वार्निंग अपने आप में, तो वार्निंग कहना सही है, एडवांस इसके आगे लगाना है, एक्सट्रेनियस है, फालतू है। नन एट ऑल, अब समझो कह रहा है नन एट ऑल, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अब सारे की बात कर रहा है तो सारे तो इसके अंदर पहले से ही शामिल है, नन का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, यानी सब शामिल है ना इसके अंदर, तो नन कहना अपने आप में सफिशिएंट है, ना ऑल लगाना ना एट लगाना इसके आगे, समझ में आई बात। अब देखो व्हाइट स्नो, कुछ लोग बोलते हैं व्हाइट स्नो, सफेद बर्फ, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, सफेद बर्फ नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है खाली स्नो, तो स्नो ऑलरेडी व्हाइट होती है, आपको व्हाइट कहने की जरूरत नहीं है। फास्टली, ये आपके एरर्स में भी पूछी जाती है और आप आमतौर पे स्पोकन में भी बोलते हैं, आप गलती मत करना, क्योंकि फास्टली जैसा कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है, तो ये पता नहीं कहां से आ गया प्रचलन में, तो आपको क्या करना है, इस LY को काट देना है, बिल्कुल आपको खाली फास्ट बोलना है, तो फास्ट कहना अपने आप में सही है, फास्टली कोई शब्द नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पिन नंबर बताओ जरा,
ऐसे ही बोलते हैं। तो पिन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है, तो पहले से ही नंबर शामिल है ना, ये रहा n, तो एक और बार क्यों नंबर बोला आपने, इसलिए ये कहना भी यहाँ पर गलत है। यूजुअल ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है, जो भी प्रचलन में है यानी प्रवृत्ति में है, जो भी आज तक चल रहा है, तो यूजुअल ट्रेंड में यूजुअल को काट दीजिए, ट्रेंड कहना अपने आप में ही ठीक है क्योंकि ये प्रचलन है। क्लियर? पहले शब्द से स्टार्ट करेंगे। पहला शब्द क्या है, ये है क्वाइट ऑल राइट। ऐसे करके बोलते हैं ना, क्वाइट ऑल राइट, इट्स क्वाइट ऑल राइट। नहीं, या तो आप ऑल राइट बोलेंगे या फिर आप क्वाइट बोलेंगे, तो दो में से एक चूज करना है। या तो ये बोलेंगे इसके साथ में प्लस करके, या फिर इसको प्लस करके आप क्वाइट राइट बोलेंगे या ऑल राइट। एक स्पेलिंग और भी है जिसमें हम एल को हटा देते हैं और ऑल राइट को सीधा लिखते हैं, वो टेक्निकली रॉन्ग स्पेलिंग है, आप उसको फॉलो मत कीजिए। ये परफेक्ट स्पेलिंग है, तो ऑल राइट या क्वाइट राइट। अब यहां पर देखते हैं दूसरा, ये है सम टोटल। अब टोटल जब करते हैं तो सम तो पहले ही कर लेते हैं ना उसमें, तो सम क्यों लगाया आपने, सम टोटल क्या है इसका, नहीं, सिर्फ टोटल का मतलब ही ऑलरेडी सम हुआ है उसके अंदर, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। अब देखते हैं तीसरा, ये है डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, सुना है ना आपने, इसका मतलब होता है के बावजूद, उसके बावजूद। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड शी गॉट फेल्ड, मतलब उसने इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, उसके बावजूद वो फेल हो गई। समझ में आया? तो आपको ये जानना है कि कभी भी डिस्पाइट के आगे ऑफ नहीं लगता, खाली इंस्पाइट के आगे लगता है। इंस्पाइट ऑफ बोलेंगे, इंस्पाइट ऑफ नहीं बोलना, तो इंस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट रिप्लेस कर दोगे, दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। तो डिस्पाइट का मतलब इंस्पाइट ऑफ ही होता है, इसलिए दो ऑफ नहीं चाहिए। अब यहां पर देखते हैं एक्चुअल फैक्ट। पिछले पार्ट में मैंने बताया था ना आपको ट्रू फैक्ट, तो ये एक्चुअल है, बात तो वही है ना। फैक्ट तो तथ्य होता है, सत्य पर आधारित होता है, तो एक्चुअल कहने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो ये तो स्वयं सिद्ध है, प्रमाणित हो चुका है, इसलिए एक्चुअल नहीं कहा जाता, खाली फैक्ट को यूज करेंगे आप। अब यहां पर देखते हैं एटीएम मशीन। मैं एटीएम मशीन से पैसे निकालने जा रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं एटीएम से पैसा निकालने जा रहा हूं, तो आपको समझना है एटीएम मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो एम का रेफरेंस क्या है, ऑलरेडी मशीन है, इसलिए ये मशीन यहां पर कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो एटीएम बोलेंगे खाली आप। यहां पर देखिए बेसिक नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी, जो जरूरतमंद की चीजें होती हैं, आधारभूत हमारी आवश्यकताएं होती हैं, इसके आगे बेसिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेसेसिटीज जरूरतें हैं, है ना, आवश्यकताएं हैं, तो ये आपकी बेसिक्स ऑलरेडी हैं, तो इसके आगे से बेसिक को हटा दीजिए, बेसिक हटा दीजिए, खाली नेसेसिटीज बोलेंगे अब आप। अब देखो यहाँ पर हरी अप, हरी अप क्या कर रहे हो, भागोगे ना, हरी अप जल्दी करोगे ना कुछ, तो हरी क्या होगा, आप बैठे बैठे तो ऐसे नहीं होगा, एकदम से खड़े होके अटेंटिव होके जाओगे, तो यानी अप इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आप यहां से हटा दो, हरी कहना सफिशिएंट है। ज्वाइन टुगेदर, अब देखो सोचो, ज्वाइन जब करते हैं तो क्या एक चीज को करते हैं, एक चीज को मैं ज्वाइन कर सकता हूं, नहीं, दो चीजें चाहिए होती हैं, तो दो चीजें ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, तो खाली ज्वाइन बोलेंगे, ज्वाइन टुगेदर करके नहीं बोलेंगे, तो टुगेदर को यहां से रिमूव कर दो। अब समझो एलसीडी डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं इसको, तो डी का रेफरेंस डिस्प्ले ऑलरेडी है, तो डिस्प्ले बाद में एक और बार मेंशन नहीं करना है, एलसीडी बोलना है सिर्फ आपको। अब देखो बुके ऑफ फ्लावर्स, इसको कुछ लोग ना बकेट बोलते हैं आकर मुझे, जैसे बाल्टी ले आए हो आप गुलदस्ते की, नहीं, इसको बुके बोलेंगे। क्या, बुके। स्पेलिंग लिखने में बुकेट की तरह है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंच मूल की स्पेलिंग है, थोड़ी टफ है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, आप इसको बुके बोलेंगे ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का गुलदस्ता। अरे गुल माने ही फूल होता है, गुलदस्ता यानी उसमें पहले से ही फूल हैं, तो इसके आगे फ्लावर नहीं लगाना है आपको, फ्लावर हो फ्लावर्स हो नहीं लगेगा, खाली बुके बोलेंगे, बुके का मतलब गुलदस्ता। अब यहां पर देखिए इमरजेंसी सिचुएशन, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, बहुत आम तौर पे बोलते हैं लोग, इमरजेंसी का मतलब ही आपातकाल होता है, तो आप सिचुएशन हटा दीजिए यहां से सिचुएशन को हटाइए, इमरजेंसी कहना अपने आप में सफिशिएंट है। अब देखिए यहां पर सडनली कम अक्रॉस,
अब कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक से भिड़ंत होना, अचानक से मिल जाना। तो कम अक्रॉस कहना अपने आप में भी ही सही है। इसको हटा दीजिए यहां से। सडनली, अचानक, अचानक से मिल जाना नहीं, अचानक से मिल जाना। कम अक्रॉस यानी अचानक से मिल गया। अब देखिए पोस्टपोन अंटिल लेटर। पोस्टपोन को मैंने समझाया था आपको, स्थगित करना, डिले करना, विलंब करना बोलते हैं, है ना। तो पोस्ट बाद के लिए रख दिया है, पोस्ट का मतलब बाद के लिए रखा है। अंटिल ठीक है, लेटर हटा दीजिए यहां से। इसके आगे लेटर कभी नहीं लगाते, पोस्टपोन अंटिल बोल सकते हैं आप, मतलब तब तक के लिए स्थगित कर दिया। लेटर इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, स्थगित किया तो बाद के लिए किया होगा ना। चलिए यहां पर देखते हैं, फोरकास्ट इन फ्यूचर। ही हैज फोरकास्टेड इन फ्यूचर, मतलब उसने भविष्य का पता लगाया है, भविष्य का अनुमान लगाया है। ध्यान रखना, अनुमान भविष्य का जो है वो फोरकास्ट, फोर मतलब फ्यूचर, कास्ट यानी आपने उसके बारे में अनुमान लगाया है, इसलिए फोरकास्ट कहना ही अपने आप में सफिशिएंट है। तो क्या बोलेंगे आप? खाली फोरकास्ट, ये नहीं बोलेंगे। ये वाला पार्ट हमारे लिए एक्सट्रेनियस है। एक्सट्रेनियस मतलब अतिरिक्त। अब देखिए फॉल्स प्रीटेंस। प्रीटेंस को दिखावा करना बोलते हैं, शैम भी बोलते हैं इसको, मैंने पिछले पार्ट्स में बताया हुआ है आपको। प्रीटेंस को दिखावा करना बोलते हैं। तो जब दिखावा करता है कोई आदमी, ढोंग करता है, पाखंड करता है तो वो गलत ही ना, फॉल्स तो पहले से ही मौजूद है, इसलिए इसको उड़ा दो यहां से। चलिए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड क्या होती है? अवधि, एक स्पैन होता है। तो स्पैन किस चीज की होती है? समय की ना। तो समय तो पहले से ही उसमें मौजूद है। तो एक और बार पीरियड ऑफ टाइम क्यों बोला आपने? इसको हटाओ यहां से, ये कटेगा ये वाला पार्ट, और खाली पीरियड कहना अपने आप में सही है। पीरियड का मतलब अवधि। आस्क द क्वेश्चन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, ऐसे ही बोलते हैं देखिए सब। तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, मैं बोलता हूं प्लीज आस्क, इसका मतलब भी तो वही है, पूछोगे तो क्वेश्चन ही ना, क्या है? यानी आस्क में क्वेश्चन तो पहले से मौजूद है, तो आपको आस्क बोलना है। ये सब यहाँ पर फालतू पार्ट है, सुपरफ्लुअस है, इसको हटा दीजिए यहां से। अब यहां पर देखिए बाल्ड हेडेड। बाल्ड हेडेड यानी देखिए बोलने में ठीक नहीं है, लेकिन गंजा बोलते हैं। गंजा यानी कि बाल उड़ गए हैं, यहां से बाल एरिया पूरा उड़ गया है, तो बाल हेडेड यानी गंजा सर बोल रहे हैं आप। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, गंजे का मतलब ही सर है, गंजा तो सर में ही हुआ है ना, सर से गंजा हुआ है, तो इसलिए हेडेड कहना रॉन्ग है, खाली बाल्ड बोलेंगे। ही इज अ बाल्ड, ही इज अ बाल्ड पर्सन, ही इज नॉट बाल्ड हेडेड पर्सन। यहां पर देखो फॉल डाउन। फॉल डाउन, फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। गिरते क्या ऐसे हैं, क्या ऐसे हैं? गिरते तो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे ही हैं, तो जो भी होगा अगर गिरा ऑलरेडी डाउन ही होगा ना, तो इसमें डाउन मौजूद है, इसलिए डाउन को यहां से हटा दो, यहां पर फॉल ही होगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सब में से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल में अब ध्यान रखना, ऑल कहने की क्या जरूरत है, वो फर्स्ट तो पहले ही है ना, बात ही खत्म हो गई, इसलिए खाली फर्स्ट बोलो। ये पार्ट बिल्कुल सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है, यानी अतिरिक्त। लिफ्ट अप, मैंने बोला लिफ्ट अप, ऐसे उठा दोगे क्या? 2 बार लिफ्ट अप, ऐसे करते हो? नहीं, आप लिफ्ट का मतलब ऊपर ही तो आया, यानी अप इसमें मौजूद है, इसलिए इसको हटा दो। लिटिल बेबी बोलते हैं, शी इज अ लिटिल बेबी। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं, मे बी आप ना बोलते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ना बोले, गलती से भी ना निकले, क्योंकि बेबी तो छोटा ही होता है, लिटिल होता ही है वो ऑलरेडी, इसलिए इसको हटा दीजिए यहां से। अब यहां पर देखिए एडवांस फॉरवर्ड। एडवांस फॉरवर्ड, एडवांस यानी बढ़त देना, किसी को बढ़ोतरी करना, तो एडवांस का मतलब, एडवांस फॉरवर्ड का मतलब बढ़ोतरी करना किसी चीज की। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है फॉरवर्ड, एडवांस का मतलब बढ़त है, तो यानी कुछ आगे जा रहा है ना, बढ़त मिल रही है, तो इसलिए फॉरवर्ड कहने की जरूरत नहीं है इसमें, इसको हटा दीजिए यहां से, खाली एडवांस बोलेंगे आप। ये पार्ट कहने में अपने आप में ही सही है। राइट डाउन, अब जब आप राइट करते हैं, मान लीजिए मैं राइट करता हूं, तो मेरा मार्कर कहाँ गया? डाउन ही गया ना। तो समझो जब आप लिखते हैं तो उस पर, कॉपी पर भी ऐसे ही हाथ नीचे करके लिखते हैं, इसलिए राइट कहना सही है। प्लीज राइट योर नेम,
इसका मतलब आप पेन से लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लिखते हैं, राइट अपनी करते आप कभी भी, है ना, आपको पता है ये चीज, इसलिए यहां से डाउन हटा दो। अब देखो, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, यानी सरप्राइज आश्चर्य, मान लीजिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी, तो क्या बता के हुई? नहीं, ये तो अचानक होती है, तो अनएक्सपेक्टेड आश्चर्य तो इसमें पहले से ही छुपा हुआ है, इसलिए आप इस पार्ट को बिल्कुल यहां से हटा देंगे, खाली क्या बोलेंगे? सरप्राइज। लास्ट है हमारा एंटर इन। एंटर का मतलब जैसे कि मैंने बोला कम इन या फिर गो इन, या तो अंदर जाओ या अंदर आओ। एंटर का मतलब क्या हुआ? गो इन या कम इन। तो ये पार्ट अपने आप इन लेकर बैठा हुआ है, तो एक और इन की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है। सबसे पहला शब्द है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। आप कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहां पर ऐसा सेंटेंस लिखा आएगा कि दौरान किसके? युद्ध के दौरान। अब युद्ध के दौरान बोल रहा है ना, यहां पर आपने एक चीज नोटिस करनी है कि इसमें एक ये लगा हुआ है पीरियड ऑफ, जो कि आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ये एक दौर है, यानी इस दौर के अंदर अवधि मौजूद है, तो डबल अवधि मेंशन कर दिया आपने। पीरियड का मतलब भी अवधि होता है, इसलिए ड्यूरिंग द वॉर कहना अपने आप में सफिशिएंट है। अब यहां पर देखते हैं इक्वली एज गुड एज। अब इक्वली एज गुड एज का मतलब देखो, यहां पर इक्वली यानी समान रूप से, एज गुड एज यानी लगभग, तो दोनों बातें समान हुई ना, लगभग या समान रूप से, बात तो सेम है। यानी या तो आप इक्वली को यूज करेंगे या फिर एज गुड एज को, दोनों को एक साथ यूज नहीं करना है आपने। अब देखते हैं टू ट्विंस। टू ट्विंस, कुछ लोग जुड़वा बच्चों को टू ट्विंस बोल देते हैं, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ट्वी का मतलब ही टू है, इसका मतलब ये नहीं आएगा यहाँ पर, तो आपको खाली ट्विंस बोलना है। अब देखते हैं यहाँ पर विद बैग एंड बैगेज। ये आमतौर पे काफी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। बैग एंड बैगेज एक इडियोमेटिक सेंस है, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तरा समेत, यानी आपने पैकिंग करी तो बोरिया बिस्तरा आप साथ में लेकर ही चलते हैं, तो बोरिया बिस्तरा साथ में पहले ही है, तो एक और साथ नहीं लगाना है। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर से ध्यान रखेंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूं, मान लीजिए सेंटेंस आपको दिखता है ही केम विद बैग एंड बैगेज, यहां पर आपको सिर्फ विद काट देना, ही केम बैग एंड बैगेज का मतलब क्या है? वह बोरिया बिस्तरा समेत आया। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं, ये है म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? अकेले तो होगा नहीं, साथी की बात हो रही है ना, म्यूचुअल है ना, तो म्यूचुअल में पहले ही दो लोग मौजूद हैं या फिर अनेक भी हो सकते हैं। डिसलाइक नापसंद को बोलते हैं, ऑफ ईच अदर कहना यहां पर गलत है, तो ये वाला पार्ट आपको हटा देना है, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो म्यूचुअल डिसलाइक्स बोल सकते हैं आप। अब यहां पर देखते हैं नंबर, यहां पर मैंने ब्रैकेट लगाया है, फिर है AM, जिसको हम आफ्टर मरीडियम बोलते हैं, इन द मॉर्निंग, यानी आप समझो इसको, अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से नंबर को, सपोज मैंने ये हटा दिया यहां से, ऐसे करके दीजिए, हट गया। अब मैं यहां पर कहता हूं कि आई वोक अप 9 AM, यानी 9 AM इन द मॉर्निंग, ये कहना कतई वही सही नहीं है, क्योंकि 9 AM का मतलब आफ्टर मरीडियम हो गया, यानी आपको अब मॉर्निंग मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यानी ये पार्ट अलग हो गया। या तो आप इतना बोलेंगे आई वोक अप एट 9 AM, सफिशिएंट है, इन द मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट 9, खाली 9, तब आप AM PM मेंशन नहीं कर सकते। समझ गए? ऐसे ही PM को भी मेंशन नहीं करेंगे आप, सेम ही रूल अप्लाई होना है, या तो इतना पार्ट बोलेंगे, इतने पार्ट के साथ अगर टाइम मेंशन करना है तो एट 8, एट 9, एट 10, एट 11, एट 12, PM AM आगे नहीं लगेगा उसके। फिर समझ में आई बात? अब यहां पर देखते हैं एस्टिमेटेड, एट, अबाउट और रफली। अब एस्टिमेटेड का मतलब समझो, यहां पर देखो यही एस्टिमेटेड यहां पर भी है,
तो समझो रफ एस्टिमेट, एस्टिमेट यानी कि अप्रोक्सीमेशन, लगभग या अनुमान लगाना। तो आप किसी भी चीज का एस्टिमेशन करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ खरीदना है बहुत सारा सामान, तो आप बोलते हैं कि एस्टिमेशन बता दो इसका, यानी अप्रोक्सीमेशन कि लगभग कितना पैसा चाहिए होगा, तो उसके आसपास वह कैलकुलेट करके दे देगा आपको एस्टिमेट। बट रफ लगाना इसके आगे एक्सट्रेनियस है, आपको ये गलती नहीं करनी है। एस्टिमेट कहना सफिशिएंट होता है, तो खाली आप क्या बोलेंगे, एस्टिमेट। वहीं पर यही रूल यहां पर भी अप्लाई होगा। एस्टिमेटेड का मतलब ही अपने आप में सही है, एट अबाउट आप नहीं बोलेंगे, तो एट अबाउट भी कटेगा, रफली भी कटेगा, ठीक है। एस्टिमेटेड का मतलब सफिशिएंट है, अपने आप में ही लगभग होता है। बेसिक, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स को बुनियादी बोलते हैं। एसेंशियल्स ये भी वही होता है, जरूरतमंद यानी आवश्यकताएं, यानी बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवश्यकता में बेसिक ऑलरेडी मौजूद होता है। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। तो बेसिक को आपको एलिमिनेट करना है यहां से, या तो आप फंडामेंटल्स बोलेंगे या आप एसेंशियल्स बोलेंगे। अब देखो यहां पर रीजन बिकॉज, रीजन डैट, रीजन वाई। कंपटीशन वाले बहुत गौर से सुनो इसको। रीजन, रीजन खुद में ही कारण है, बिकॉज भी कारण हो सकता है, तो आपको दो बार कारण यूज नहीं करना, इसलिए रीजन बिकॉज कोई शब्द नहीं है। आप रीजन इज बिकॉज तो बोल सकते हैं, बट रीजन बिकॉज नहीं बोल सकते। रीजन के साथ आप डैट का उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, डैट सही रहेगा और वाई भी सही रहेगा, तो ये दोनों सही हैं, यहां पर ध्यान रखना है आपको। रीजन डैट बोलिए, रीजन वाई बोलिए, बट रीजन बिकॉज नहीं बोलना है। अब देखो यहां पर एंड, हु, विच, डैट। अब देखो यहां पर ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ये मेरे रिलेटिव प्रोनाउन वाले वीडियो में आपने सीखी होंगी। हु, विच, डैट। इसके पहले अगर सेंटेंस में आपको ध्यान रखने वाली बात एंड दिख जाए तो ये गलत होता है। एंड का यूज बिल्कुल गलत है, आपको यूज नहीं करना है। अब देखो एडिड बोनस, एडिड बोनस को लाभ बोलते हैं। अब लाभ यानी बोनस पहले से ही आपको प्राप्त हुआ यानी दिया जाएगा, तो एडिड कहने की जरूरत नहीं है, बोनस बोलना है आपको खाली। अब देखिए यहां पर हैड डन प्रीवियसली, देखो सेंटेंस में आएगा ना, अगर आपको रूल नहीं पता तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ना, आप पकड़ सकते इसको। हैड डन, हैड का मतलब पहले, है ना, डीप पास्ट की बात कर रहा है, पिछली बात से मतलब कल से भी पुरानी बात कर रहा है कि हो चुका, तो हो चुका ना, प्रीवियसली क्यों लगाया, पिछला हो चुका है वो। हैड का मतलब ही पीछे होता है, इसलिए प्रीवियसली कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। कंप्राइज ऑफ, ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी वाले ध्यान रखना, वैसे आप स्पोकन वाले भी ध्यान रखेंगे बोलते वक्त भी। कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है, इसलिए इसके आगे ऑफ नहीं लगता, यानी सम्मिलित। कंसिस्ट ऑफ यानी कि एक साथ इकट्ठा है, तो कंप्राइज बोलना खाली सही होता है, तो आप खाली कंप्राइज बोलेंगे। अब देखो डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स। अब यहां पर देखो डिवाइड, डिवाइड किया ना इनटू 4, 4 टुकड़ों में, तो मतलब तो क्लियर हो गया। फिर आपने एक और क्वार्टर लगा दिया, क्योंकि क्वार्ट का मतलब भी क्या होता है, 4, यानी 4 4 टुकड़ों में बोल रहे हो आप, नहीं खाली 4 टुकड़ों में, तो इतना पार्ट यहां तक कहना सही है, इसके आगे ये रॉन्ग है, क्वार्टर्स नहीं बोलना है आपको। यहां पर क्वार्टर्स का मतलब समझ गए ना आप। वैसे दूसरा मीनिंग भी होता है, क्वार्टर्स का मतलब अपार्टमेंट भी होता है, कि ही इज बीन अलॉटेड क्वार्टर्स, है ना। आप ऐसे मत बोलना ही इज बीन अलॉटेड क्वार्टर, यानी फिर उसको क्या मिला होगा, समझ गए, पौवा मिला होगा। वही गलती नहीं करनी है आपको, क्वार्टर्स का मतलब अपार्टमेंट भी होता है। अब देखो यहां पर फ्रंट साइड, बैक साइड। अब यहां पर देखिए फ्रंट का मतलब आगा और पीछा, ऐसे ही बोल रहे हैं, आगे या पीछे। अब फ्रंट मतलब आगे है, तो साइड कौन सी ढूंढूं, अब इसमें कौन सा किनारा है, समझ गए। तो फ्रंट साइड नहीं होता, या आमतौर पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आपको बैक या फ्रंट बोलना है। फ्रंट का मतलब आगे, बैक ये भी होती है, कमर को भी बोलते हैं हम, पीछे को। अब देखिए राइट एंड प्रॉपर, दिस इज राइट एंड प्रॉपर, ऐसे करके भी लोग एक साथ कंबाइन करके बोलते हैं इसको। राइट का मतलब भी सही होता है, प्रॉपर का मतलब भी सही होता है।
तो दोनों अपनी जगह सही हैं, बट आप किसी एक को इस्तेमाल करेंगे, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक बार में एक। अब देखिए 12 नून और मिडनाइट। अब देखो, आपने अगर प्रेपोजिशन का मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने समझाया था आपको कि अगर मैं मान लीजिए यहां पर एक घड़ी बनाता हूं ऐसे, और ये 12 बजे हैं, यहां पर ये 3 बजे हैं, ये 9 बजे हैं, ये 6 बजे हैं। अब ये जो 12 बजे हैं यहां पर मैं फिर से बना देता हूं यहां पे सही से कि ये 12 है। तो ये 12 अगर आप ऐसे देखें और ऐसे कर लें हम पृथ्वी को, तो यहां पर हम हैं, यहां पर अमेरिका होगा। अगर मेरे नून हुए हैं यहां पर, 12 बजते ही नून कहलाता है, तो यही सेम वहां पर मिडनाइट हुआ होगा, यानी उनके 12 बजे होंगे, लेकिन कब के? रात के, तो वो मिडनाइट कहलाता है। 1 सेकंड से 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता। मिडनाइट को मत सोचना पूरी रात, आधी रात में ऐसे 3-4 घंटे की आधी रात होती है, नहीं, रात तो रात होती है, लेकिन 1 सेकंड से 5 मिनट तक की मिडनाइट होती है। सेम यहां पर भी होता है, जब सूर्य इधर जाने लगता है तो फिर वो आफ्टरनून हो जाता है, तो नून बड़ा छोटा होता है। तो आपको कभी भी 12 मेंशन नहीं करना, क्योंकि इसका मतलब ही 12 पे सुई आई है ना, तभी तो आपने नून बोला है और तभी मिडनाइट बोला है। पहला शब्द है हमारे पास पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री यानी इतिहास। अब ऐसे तारीखें, ऐसे वर्ष जो कि बीते समय में बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हों, मान लीजिए आजादी का दिवस है या फिर कोई युद्ध है, वॉर की बात हो रही है, तो मेजर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। क्या मुश्किल होता है आपको याद रखना? तारीखें यानी महत्वपूर्ण दिन जो कि बीत चुके हैं, दिवस के रूप में, इवेंट्स के रूप में, इंस्टेंस, दुर्घटनाओं के रूप में, उसको हम इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास होता ही पास्ट में है, इसलिए आप पास्ट को कभी भी नहीं बोलेंगे। अब पास्ट रिकॉर्ड्स यानी कि रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, जैसे कि अभिलेख बोलते हैं हम। मेरी रिकॉर्डिंग है, मान लीजिए मैंने पास्ट में बनाई है, तो रिकॉर्डिंग तो पास्ट में ही होगी ना, या तो मैं लाइव आऊंगा तब तो रिकॉर्ड नहीं कहलाएगा वो। तो उस चीज को हम पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं बोल सकते, पास्ट हटाना पड़ेगा आपको यहां से। तो आप क्या बोलेंगे? खाली रिकॉर्ड्स। ऐसे ही सेम अप्लाई यहां पर होगा मेमोरीज के ऊपर। मेमोरीज यानी यादगार या फिर याददाश्त। तो जो ये याद होती है, ये होती तो पुरानी है ना, नई चीज देखी तो बाद में याद आएगी ना, यानी वो पुरानी हो गई एक बार रिकॉर्डिंग होकर। तो समझो बात को, इसलिए पास्ट यूज करना यहाँ पर एक्सट्रेनियस है, फालतू है। देखो यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं लोग, आपको नहीं करना है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? पहले आपने जो अर्जित किया तजुर्बा, तो जो तजुर्बा है वो होता ही पास्ट में है, इसलिए इस वाले पास्ट को आप कैंसिल कीजिए, खाली एक्सपीरियंस बोलना सफिशिएंट है। अब देखो म्यूचुअल से संबंधित कुछ शब्द हैं। म्यूचुअल का मतलब आपसी होता है, आपसी यानी म्यूचुअल फ्रेंड बोल रहे हो। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों में एक जो बंदा है वो हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड बोल रहे हैं हम, यानी मैं भी उसका दोस्त हूं, ये भी उसका दोस्त है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं, यानी आपसी हम सहमति जता रहे हैं। जब आप ऐसे बोलते हैं तो फ्रेंड्स ही होते हैं। म्यूचुअल आपको नहीं बोलना है, यहां पर आपको क्या बोलना है? कॉमन फ्रेंड। क्या याद रखना है? कॉमन फ्रेंड, यानी सबके लिए समान है, इसलिए म्यूचुअल नहीं, आपसी नहीं बोल रहे, क्योंकि अब ज्यादा है। म्यूचुअल इंटरेस्ट, रुचि की बात हो रही है, दिलचस्पी की बात हो रही है, तो सेम यहां पर भी अप्लाई होगा। कॉमन इंटरेस्ट करके बोलेंगे आप, कॉमन इंटरेस्ट। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, कौन यानी 2 लोगों पहले से ही सम्मिलित हैं, तो कॉमन यानी कि सामान्य है दोनों के लिए, तो आप कैसे बोलेंगे? कॉमन कॉन्ट्रैक्ट। यही चीज यहां पर भी अप्लाई करनी है, कॉमन डील करके बोलेंगे आप, ना कि म्यूचुअल डील। म्यूचुअल फ्रेंडशिप, तो सेम चीज है, दोस्ती के बारे में बात हो रही है, तो कॉमन फ्रेंडशिप बोलेंगे आप। तो आपको समझ में आया? यहां पर ये जो म्यूचुअल हैं आपको ये यूज नहीं करने हैं, सिर्फ आप कॉमन को यूज करेंगे इनके साथ में। तो ये शब्द आप लिख सकते हैं। अब समझते हैं, व्हाट इज योर गुड नेम? क्या कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम बैड रखा है, गंदा नाम रखा है, शैतान रखा है, हैवान रखा है, दरिंदा रखा है? नहीं रखते ना, अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, कोई मतलब मधुर नाम, भगवानों के ऊपर नाम, ईश्वर के ऊपर, खुदा के ऊपर, ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो इसको
क्या बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज योर गुड नेम कभी भी नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। तो गुड को काट दीजिए। यहां पर देखिए yesterday इन द नाइट। अब yesterday इन द नाइट यानी कल रात की बात हो रही है। कल रात की बात में आपको ध्यान रखना है yesterday इन द नाइट। तो आप ये पूरा का पूरा कैंसिल कर देंगे, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि कल रात की बात कर रहे हो। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, लास्ट नाइट। क्या बोलना है, लास्ट नाइट। तो ये सारा का सारा सेंटेंस रॉन्ग है। यहां पर देखो रीजन ड्यू टू। अब रीजन ड्यू टू में ध्यान रखना, रीजन खुद में ही कारण है, ड्यू टू भी कारण होता है। तो दो बार आपको कारण नहीं दर्शाना है, तो आपने क्या बोलना है, खाली रीजन। अब देखते हैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स। ऐसे करके आप अपने स्कूल में बोलते हैं कि कितने पासिंग मार्क्स आए। इस चीज को आपको नहीं करना है। इसमें से आप आईएनजी को कैंसिल कर दीजिए। सिर्फ आप क्या बोलेंगे, पास मार्क्स। क्या बोलेंगे, पास मार्क्स। यहां पर देखिए लिंकिंग लैंग्वेज या फिर लिंकिंग रोड, ऐसे करके बोलते हैं लिंकिंग लैंग्वेज। तो यानी आपको यहां से आईएनजी कट करना है, लिंक लैंग्वेज होगी, लिंक रोड होगी। ऐसे ही लिंक नेटवर्क होगा, तो आईएनजी यहां से कैंसिल करना है। अब ये सही हो गया है। अब देखो यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस आमतौर पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो ये खाली क्या होता है, ड्रेस सेंस। तो ड्रेस सेंस करके बोलेंगे आप, कपड़े पहनने का तौर तरीका। अब देखिए फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन यानी आखिरी मंजिल की बात कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये है ईडियम यानी मुहावरा। इस मुहावरे का मतलब है आप अपने अंतिम मंजिल पे पहुंच गए। अंतिम मंजिल क्या होती है, अंतिम मंजिल को आपको ध्यान रखना है, क्या होती है वो, डेथ होती है, यानी मौत की बात कर रहे हो आप। तो आप मौत थोड़ी ना हुई है, आप तो ये बात करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गया, वो होती ही डेस्टिनेशन है। इसलिए आप फाइनल को काट दीजिए, खाली क्या बोलेंगे आप, डेस्टिनेशन यानी पहुंचने का स्थान। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। तो दस्तावेज होते ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कभी भी आप इंपॉर्टेंट साथ में नहीं बोलेंगे, खाली डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। आइए यहां पर पहले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर बर्थडे डेट। ध्यान रखना है आपको, व्हाट इज योर बर्थडे डेट करके भी कुछ लोगों से उनके जन्मदिन के बारे में पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कह रहे हैं ना इधर, व्हाट इज योर बर्थडे डेट, ऐसे करके कभी भी नहीं बोलते। आप बोलेंगे डीओबी या फिर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म्स के ऊपर भी देखा होगा, लिखा हुआ होता है ना वहां पर डेट ऑफ बर्थ या डीओबी करके लिखा होता है। तो ये कहना सही है। तो इतना पार्ट यूज करते हुए व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे, ना कि बर्थडे डेट। तो ऐसी गलती आप कदापि नहीं करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वेदर सिचुएशन या फिर वेदर कंडीशन। वेदर मौसम को बोलते हैं, मौसम खुद में ही एक स्थिति होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको सिचुएशन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसके आगे। वेदर का मतलब खुद में ही मौसम होता है, ये एक प्रकार की स्थिति है। तो कंडीशन भी आप यूज नहीं करेंगे, तो खाली क्या यूज करेंगे आप, वेदर। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट टू डू। आपने सुना होगा व्हाट टू डू। अब ये व्हाट टू डू समझो, व्हाट एम आई टू डू आपको कैसे बोलना है, व्हाट एम आई टू डू, ये है सही तरीका बोलने का। आपको व्हाट टू डू नहीं बोलना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है। तो इसको आइंदा से आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप आमतौर पर ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, व्हाट टू डू यानी आप क्या करें। तो व्हाट एम आई टू डू आपकी बात है, तो आप ही पूछ रहे हो, तो आप बोलेंगे व्हाट एम आई टू डू। चलिए गेव स्पीच, ही इज गिवन हिज स्पीच, गलत है, ध्यान रखना। स्पीच के आगे गेव नहीं लगता कभी भी। क्या नहीं लगता, गेव नहीं लगता, क्योंकि हिंदी का कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में करते हैं कि दिया, भाषण दिया, तो दिया को गेव कर दिया नहीं। या तो आप बोलेंगे मेड स्पीच या फिर डिलीवर्ड स्पीच, ठीक है। या तो आप मेड स्पीच बोलेंगे या डिलीवर्ड स्पीच, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, गिवन द एग्जामिनेशन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा एरर्स के रूप में दी जाती है, तो कंपटीशन वाले चौकन्ने रहें। यहां पर देखिए गिवन द एग्जामिनेशन, यहां पर गिवन नहीं होगा, आप क्या यूज करेंगे, गिवन को काट दीजिए। गिवन की जगह आपको यूज करना है या तो अपीयर्ड
या फिर टेकन। तो आपके एग्जाम में टेकन देखने को मिल सकता है या फिर अपीयर्ड, यानी आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम में बैठे, तो आपको ये चीज ध्यान रखने गिवन नहीं होता। अब देखो यहां पर हु, विच, दैट, हु, विच, दैट, आइंदा से ध्यान रखना कभी भी ही यूज नहीं होगा इसके आगे, शी यूज नहीं होगा, इट यूज नहीं होगा, देम यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे थर्ड पार्टी केस हैं, यानी कि थर्ड पार्टी केस हैं। ही मेल जेंडर के लिए यूज होता है, ही यानी पुरुष के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए यानी फीमेल के लिए, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है, और देम जब ये तीनों एक साथ हो जाएं, यानी एक से अधिक थर्ड पार्टी लोग बहुत सारे, तो उनको देम बोलते हैं। तो ये सारे थर्ड पार्टी केस हैं, इनके आगे कभी भी ये यूज नहीं होगा। हु, विच, डैट के आगे हमेशा आई मिलेगा, वी मिलेगा और यू मिलेगा। अब देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी आपने सुना है ना, अकॉर्डिंग टू मी ऐसे करके बोलते हैं, तो ये कहना गलत होता है। आप बोलेंगे इन माई ओपिनियन, या फिर आप बोल सकते हैं इन माई व्यू। तो इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय में, ये था मेरे अनुसार, आपके अनुसार नहीं, आपकी राय बतानी थी आपको, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस करेक्ट ये है। अब देखो यहां पर फैमिली मेंबर्स, ऐसे ही बोलते हैं ना कि इतने फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये जो फैमिली मेंबर्स हम करके बोलते हैं ये गलत कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि फैमिली काउंट नहीं की जा सकती। आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हम आमतौर पर एक जनरल आइडिया लेकर चलते हैं, 1 2 3, यानी माँ बाप और बच्चा, कम से कम 3 व्यक्ति एक फैमिली में होते हैं या फिर उससे अधिक होते हैं, तो फैमिली परिवार को बोलते हैं। इसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आ मेंबर ऑफ फैमिली, यानी आप एक बंदे की बात कर रहे हैं, अगर एक बंदा गिनवा रहे हैं एक परिवार का, तो आप बोलेंगे अ मेंबर ऑफ फैमिली, या फिर बहुत सारे हैं तो आप क्या कर देंगे, मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्या करेंगे, मेंबर्स ऑफ फैमिली। ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको आइंदा से अब आप यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब देखिए पार्लियामेंट मेंबर्स, सेम रूल यहां पर भी लागू होता है। पार्लियामेंट संसद को बोलते हैं, मेंबर्स सदस्य, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करके बोलेंगे, क्योंकि एक से अधिक है, एस से पता लग रहा है हमें, तो मेंबर्स को मेंबर्स। अगर एक होता संसद का आदमी तो आप ए लगा देते हैं यहां पर, समझ में आई बात? तो इसको आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे आइंदा से। आपको क्या यूज करना है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फ्रीशिप, फ्रीशिप इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में भी देकर पूछा जाता है, जो कि रॉन्ग है। आपको ध्यान रखना है, फ्रीशिप कोई शब्द नहीं है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, यानी जो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है ना, जो गवर्नमेंट सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसको छात्रवृत्ति बोलते हैं। तो फ्री स्टूडेंटशिप उसी को बोलते हैं, तो फ्रीशिप नहीं यूज करना, फ्री स्टूडेंटशिप होगा। अब देखो विडोअर, विडो मैन या वुमेन, अगर आपने विडोअर करके ऐसे बोला और उसके आगे आपने लगा दिया वुमेन, तो कहना गलत है, क्योंकि विडोअर में खुद ही महिला शामिल है, विडो में खुद ही महिला शामिल है, मतलब पुरुष आदमी जैसे भी आप करके बोले, इन दोनों को आगे यूज नहीं करना आपने। लास्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर इन फॉरेन, ही इज इन फॉरेन। आप क्या कहना चाहते हैं कि वह विदेश में है? नहीं, आपको ये चीज नहीं यूज करनी ऐसे, ये एब्सर्ड है, इसका मतलब सही नहीं बैठता है, इसको यूज करना आपने। ही इज इन अब्रोड, ही इज इन अब्रोड, तो ये चीज यूज करेंगे आप। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फॉरेन आइंदा से यूज नहीं करेंगे। अब देखिए ये है रिटर्न बैक, देन वी हैव रिबॉर्न अगेन। अब यहां पर गौर करो कि मैंने क्या लिखा है, बैक अगेन 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 अगेन, बैक अगेन अगेन। देखो कितने सारे बैक और अगेन हैं, तो इसमें कहीं पर अगेन भी हो सकता है, कहीं पर बैक भी लिख सकते हैं। यानी क्या जानेंगे हम, ये वाले सारे शब्द आर से स्टार्ट हो रहे हैं, सब में क्या कॉमन है, देखिए गौर से, क्या कॉमन है, सबके अंदर आर ई कॉमन है। क्या, आर ई, देखिए सब में आर ई आ रहा है, तो मैं मार्क कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए, आर ई आर ई। तो मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगा, री, यानी सबके अंदर क्या आ रहा है, री। तो री को ध्यान रखना है,
री का मतलब यानी ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब बैक होता है, अगेन होता है, यानी री पहले से ही यहां पर मौजूद है। तो टर्न, अब देखो टर्न, मान लीजिए मैं घर वापस आया, तो घर वापस कैसे आऊंगा, ऐसे, रिटर्न, समझे? तो मैंने टर्न ली ना, तो कैसे ली, पीछे की तरफ, यानी मैं वापसी आ रहा हूं, तो उसमें वापसी तो पहले से शामिल है, पीछे बैक शामिल है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, बैक नहीं होता इसके बाद, रिटर्न कहना इनफ है। He has returned home, she has not returned back home। रिटर्न बैक करके बोलते हैं ना, नहीं, रिटर्न अगेन नहीं, अब से छोड़ दो, अब क्या है, रिबॉर्न अगेन, वो दोबारा जिंदा हो गया, है ना। तो रिबॉर्न का मतलब ही क्या है, दोबारा जिंदा होना, तो बात खत्म, वो दोबारा जिंदा हो गया, ऐसे बोल रहे हो आप, इसलिए इसको भी काट दो। अब देखो यहां पर है रिकॉल, रिकॉल यानी याद करना, तो याद जब कर रहे हो तो वापस याद कर रहे हो ना किसी चीज को, तभी तो कॉल बैक कर रहे हो आप, यानी कॉल बैक का मतलब ही रिकॉल है, तो इसमें आपको अगेन लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप रिकॉल अगेन बोले, रिकॉल बैक बोले, बात सिमिलर है। रिकास्ट यानी कि किसी चीज की मरम्मत करना, जिसको हम पुनर्निर्माण बोलते हैं, तो रिकास्ट का मतलब पुनर्निर्माण होता है, यानी इसके आगे अगेन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि री लगा हुआ है। तो रिवाइंड यानी फिर से दोहराना, यानी आपने कैसेट्स देखी होंगी, कैसेट्स अब तो नहीं चलती, पहले चलती थी, तो उसमें हम रिवाइंड करते थे, जैसे टेप रिकॉर्ड्स होते थे, तो उनको ऐसे प्रेस करते थे रिवाइंड के बटन को, फिर वो रील वापस जाती थी, वापस लपेटी जाती थी, समझ गए बात को। तो रिवाइंड वापसी आना होता है एक तरीके से, रीबिल्ड फिर से बनाना, पुनर्निर्माण करना, वही चीज है। रिपीट फिर से दोहराना, यानी इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। अब देखो रीराइट यानी फिर से लिखना, पुनः लेखन जिसको बोलते हैं हम, यानी इसमें भी नहीं आएगा, रीराइट ही बोलेंगे खाली। ये है रिसीड, क्या बोलेंगे, रिसीड। कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर जाते हैं, वो बोलते हैं रेसिड, नहीं, रिसीड बोलना है आपको। रिसीड का मतलब होता है जैसे धुंधला पड़ जाना। अब धुंधला कोई चीज कैसे पड़ेगी, जब वो आपकी आंखों से दूर हो जाए, तो दूर होने को रिसीड बोलते हैं। रीपेमेंट यानी आप अदायगी कर रहे हो, है ना, आप अपना पैसा चुका रहे हो, जो भी आपने लिया हुआ था, तो रीपेमेंट आप अदायगी कर रहे हो ना, तो इसमें ये नहीं आएगा। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट शब्द मैंने सिखाया हुआ आपको वोकैबुलरी के वीडियोस में, यानी संक्षेप में दोहराना। तो रिकैपिचुलेट अगेन नहीं होता, क्योंकि री है। तो मोटी मोटी बात क्या समझ में आई, कि ना तो बैक लगेगा ना अगेन लगेगा इन सारे शब्दों में, तो याद कर लोगे। अब यहां पर समझते हैं, देखो ये है until, deny, unless, refuse, forbid, prevent, prohibit, hardly, barely, rarely, scarcely, seldom, dissuade and lest। अब समझो पहले से, इसमें क्या है, नॉट 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 लगा है। अब देखो किसी भी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी शब्द नजर आए, नॉट आगे लगा हो या पीछे लगा हो, कहीं पर भी सेंटेंस में दिख जाए इन शब्दों के साथ में, तो रूल याद रखना, इनके आगे कभी भी नोट नहीं आता। क्या नोट नहीं आता? यही एरर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देकर पूछी जाती हैं, तो आप सचेत रहना, नोट कभी नहीं आएगा, क्योंकि अन का मतलब क्या होता है, अन प्रीफिक्स का मतलब ही नोट होता है, तो ये नोट काट दो। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में देख लेते हैं, यानी मान लीजिए कि डोंट लिखा है, आप याद करके जाओगे, सर ने तो बताया था कि नोट नहीं होता, तो डोंट तो हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। डोंट के अंदर डू नोट है ना, तो डू के साथ नोट को उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, शॉर्टन किया, छोटा बना दिया आपको उलझाने के लिए। ये एंटी क्या है, समझ गए, ये एंटी नोट ही है, तो ये भी नहीं आएगा। अंटिल का मतलब अंटिल ही होता है, यानी तक या जब तक। तो डिनाई, डिनाई के साथ नोट नहीं आएगा। डिनाई का मतलब क्या होता है, डिनाई का मतलब किसी चीज को असत्य घोषित कर देना, असत्य घोषित किया। एक चीज और ध्यान रखना कि आप कभी भी सेंटेंस में ऐसा मत बोलना कि मान लीजिए किसी लड़की ने पार्टी में जाने को मना कर दिया और सेंटेंस बनाया शी रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी, ये तो ठीक है, बट ऐसा मत करना शी डिनाइड टू गो टू द पार्टी, उसने पार्टी को असत्य घोषित नहीं किया, शी रिफ्यूज्ड, इनकार किया है, तो ऐसे उलझना मत, डिनाई के मतलब में साफ रहना।
अनलेस, अनलेस में फिर से अन है ना, यही वाला, तो इसका मतलब नॉट है। अनलेस यानी कि जब तक की करके बोल सकते हैं आप, तो इसमें भी नॉट नहीं आएगा। रिफ्यूज, इनकार करना, मना करना, अस्वीकृत करना, कैसे भी बोल सकते हैं। आपने रिफ्यूज किया तो रिफ्यूज और डिनाई का मतलब आप साफ रखना, इसका मतलब असत्य घोषित करना है, इसका अस्वीकृत करना, मना कर देना। इसके आगे भी नॉट नहीं आएगा। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मनाही। द पाथ हैज बीन फॉरबिडन, मतलब आपकी वेबसाइट पे लिखा आ गया फॉरबिडन वेबसाइट, यानी अब वो वर्जित कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है, तो वो अब नहीं चलेगी। यानी फॉरबिड का मतलब वर्जित करना, रोक देना आपको। यहां पर देखिए प्रिवेंट, नॉट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप ठीक करें किसी भी चीज को, मान लीजिए बीमारी को, उससे अच्छा है बचाव। तो बचाव का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब रोकथाम, बचाव को बोलते हैं, तो बचाव भी के साथ नहीं आता नॉट। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब भी रोकना होता है, मनाही करना होता है, तो इसके आगे भी नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर मना तो पहले ही कर दिया ना, इसलिए प्रोहिबिट कहना अपने आप में ही ओके है। हार्डली, अब हार्डली मुश्किल से होता है, जैसे शायद ही, समझ रहे हो, तो हार्डली के आगे भी नहीं आता। यहां पर गलती करते, देखिए यही ऐसी एरर आती हैं। अब हार्डली आपके दिमाग में नहीं जाएगा अगर आपको रूल नहीं पता कि इनके आगे नॉट नहीं आता, क्योंकि ये सारे नेगेटिव सेंस वर्ड्स हैं। अब देखो रेयरली, रेयरली क्या होता है? कभी कभार, तो कभी कभार है ना, तो वो भी कंफर्म नहीं है, इसलिए नॉट नहीं आएगा। अब बेयरली, बेयरली जो कि मुश्किल से प्राप्त हो, यानी एक तरीके से अभाव वाली बात हो रही है, मुश्किल से प्राप्त, इसके आगे भी नॉट नहीं आएगा। स्कार्सली, एयरली का भाई है ये बड़े वाला, समझ रहे हो, तो स्कार्सली मतलब अभाव, यानी केवल मुश्किलों से, यानी और भी ज्यादा थोड़ा मुश्किल हो गया है। सेल्डम, सेल्डम को भी कभी कभार बोलते हैं, यदा कदा भी बोलते हैं, हम समझ गए। तो यदा कदा यानी बहुत रेयर होती है वो चीज, तो सेल्डम के आगे कभी भी नहीं आता। यानी मैं बोलता हूँ कि आई सेल्डम गो टू वॉच मूवीज इन मूवी थिएटर्स, यानी मैं रेयर, बहुत ही रेयर, कोई चांस होता है सालों में एक आध बार चले जाता हूं, तो सेल्डम का मतलब समझ गए, बहुत ही रेयर। तो डिसवेड, डिसवेड को बोलते हैं विरत करना, या फिर किसी को भटका देना, विपरीत परामर्श देना। मान लीजिए कोई अपने रास्ते पे सही चल रहा था, बट मुझे उसको रोकना था, मैंने उसका ब्रेन वॉश किया, मैंने बोला कि ऐसे करोगे ना यार, कोई मतलब फायदा नहीं होगा तेरे को, उसके दिमाग में इतना रिपीट किया कि उसकी कंडीशनिंग हो गई और वो उस रास्ते से विरत हो गया, यानी हट गया। तो यानी मैंने क्या किया? गलत किया ना, तो नेगेटिव सेंस वर्ड है डिसवेड, विपरीत परामर्श देना को बोलते हैं। लेस्ट, लेस्ट को ध्यान रखना, इसके आगे भी नोट नहीं आता। कंपटीशन वाले ध्यान रखना, ये वाली सबसे कॉमन एरर है, लेस्ट देकर। लेस्ट का मतलब वो तो वो पता ही नहीं है, तो ध्यान रखना, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। क्या होता है? नहीं तो। यहां पर पहला शब्द देखते हैं, ये है इन्वेस्टिगेट इनटू, इन्वेस्टिगेट। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है? इन पहले से ही मौजूद है, यानी ये जांच पड़ताल, छानबीन, तहकीकात, गहराई में जाकर किसी भी चीज को जांचने को इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं या इन्वेस्टिगेट बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इन्वेस्टिगेट के आगे जब यहां पर इन मौजूद है तो एक और इनटू नहीं लगाना है, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, क्योंकि इनटू का मतलब तह तक जाना, तह में तो वो ऑलरेडी जा रहा है। अब यहां पर देखो साइन इनटू। अब साइन जो होता है, साइन का मतलब हस्ताक्षर करना ही होता है किसी चीज में या पर, तो इसलिए इसमें में या पर पहले ही मौजूद है, इसीलिए आप इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखो रीजन अबाउट। यहां पर रीजन कारण है, कारण किसी न किसी चीज के बारे में ही होता है, तो कारण किसी चीज के बारे में है तो एक और बारे में नहीं लगाना है आपको, तो रीजन अबाउट नहीं होता, खाली रीजन को यूज करना है। ज्वाइन इनटू, अब जब ज्वाइन करेंगे तो किसी चीज में ही करेंगे ना, दो चीजों को तो जोड़ना है ना, जुड़ना जिसको बोलते हैं, तो इसके आगे भी इनटू नहीं होता है। अब देखो इन्फॉर्म अबाउट, इन्फॉर्म किसी को सूचित करना, किसी को कुछ बताना, तो इन्फॉर्म बोलते हैं हम उसको, इसके आगे भी अबाउट का उपयोग नहीं होता है।
अब यहाँ पर देखो असाइन, असाइन किसी को कार्यभार सौंपना, किसी को कुछ बताना, है ना, निर्देशित करना, तो उसको बोलते हैं असाइन। तो असाइन सम वर्क टू हिम, यानी कि उसको कुछ कार्यभार दो, कुछ कार्य सौंपो। असाइन के आगे भी नहीं होता। अब देखो ये क्या लिखा है, आपको यही तो गौर करना है। अभी तक मैं क्या करता आ रहा हूं, ऊपर देखो इनटू एक प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। इनटू प्रेपोजिशन है, अबाउट भी प्रेपोजिशन है, अबाउट भी प्रेपोजिशन है। यानी कभी भी इन सारे शब्दों के आगे आपको प्रेपोजिशन मिल जाए तो कट ऑफ, काट देना है उसको, समझ गए। तो आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा एग्जाम के दौरान, और वैसे भी बोलने में भी आप परफेक्टली बोलेंगे। अब रिजाइन यानी कि त्याग पत्र दे देना, इसके आगे भी प्रेपोजिशन नहीं होती। बोर्ड, बोर्ड होता है जैसे कि किसी को आपने एक तरीके से किराए पे ले लिया या फिर आप चढ़ गए किसी चीज पर, तो बोर्ड उसको बोलते हैं। तो बोर्ड के आगे भी प्रेपोजिशन नहीं होती है। कंसीडर, कंसीडर होता है कि किसी चीज के बारे में एक तरीके से आपने बताया है, तो आपके हिसाब से आपने उसको कंसीडर किया है, तो कंसीडर के आगे भी प्रेपोजिशन नहीं होती। इन्फॉर्म, सूचित करने को ही बोलते हैं। यहां पर देखिए अटैक, अटैक जब हम करते हैं तो किसी पर करते हैं या फिर में करते हैं, तो इसलिए इसके आगे भी प्रेपोजिशन नहीं होती। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट जैसे कि आपने देखा होगा कि चित्रण द्वारा प्रस्तुत, यानी चित्र के द्वारा कुछ दर्शाया जाता है, आपको समझाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेट के आगे भी कोई प्रेपोजिशन नहीं होती है। ये कंपटीशन वाले ध्यान रखेंगे, उनके एग्जाम में एरर में इलस्ट्रेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए सक्सीड, सक्सीड यानी कि एक तरीके से सफल होना, तो इसके आगे भी प्रेपोजिशन नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो डिस्कस अबाउट है और डिस्कशन अबाउट है। तो डिस्कस अबाउट यानी आप किसी चीज में विचार विमर्श करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो किसी चीज के बारे में होगी ना, तो यानी जब बारे में होगी तो डिस्कस के आगे कभी भी अबाउट नहीं आता है। अब देखो डिस्कस अगर मैं वैसे देखूं, ये एक वर्ब है, यानी आप करने जा रहे हो तो किसी चीज के बारे में ही करोगे। अब देखो यहां पर है क्या, डिस्कशन। अब यहां पर क्या लग गया है, ION, यानी अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी डिस्कस की नाउन क्या हो गई, डिस्कशन। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो डिस्कस के आगे तो अबाउट यानी कि प्रेपोजिशन नहीं आएगी, डिस्कस ही होगा, लेकिन डिस्कशन के आगे ये ठीक है बिल्कुल, इसके आगे प्रेपोजिशन होगी। तो ये चीज आपको बड़े ही ध्यान से याद रखनी है, ये सेंटेंस अपने आप में सही है। यानी जब हम इनकी क्या बनाएंगे, नाउन बना दे, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टिगेशन बोल दिया, तो फिर प्रेपोजिशन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किसी चीज के बारे में बताना, है ना, किसी चीज के बारे में कुछ प्रदर्शित करना, तो डिस्क्राइब के आगे भी अबाउट नहीं आएगा। डिजाइन, डिजाइन वही होता है जैसे चित्रण करना, कोई कलाकारी करना, है ना, आर्टिस्ट इमेज बनाते हैं तो उसको डिजाइन बोलते हैं, इसके आगे भी अबाउट नहीं आता। डिमांड, कुछ मांग करना एक तरीके से, तो डिमांड के आगे भी अबाउट नहीं आता। ऑर्डर, ऑर्डर को आदेश बोलते हैं, तो आदेश के आगे भी प्रेपोजिशन नहीं होती है। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब किसी चीज पर जोर देना, यानी मैंने किसी चीज को करने के लिए किसी को बोला, मान लीजिए मैंने बोला इधर आओ, तो यानी अब मैंने थोड़ा झटके से बोला, देखिए, तो यानी मैंने जोर दिया, वो अलर्ट होकर एकदम से मेरे पास आएगा। तो जोर देना ताकि दूसरे को अहमियत समझ में आए, तो डेट इज कॉल्ड एम्फेसाइज, इसके आगे भी प्रेपोजिशन नहीं होती है। अब देखो एडवाइस, ध्यान रखना आपके एग्जाम्स के अंदर अगर ये सी वाला होता है, मान लीजिए एडवाइस में सी भी होती है स्पेलिंग, एस भी होती है, तो एस वाला हमेशा वर्ब होता है। क्या होता है ये वर्ब होता है, यानी एक्शन करने जा रहे हो आप, किसी को परामर्श करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, यानी आप मशवरा देने जा रहे हैं। जब देने जा रहे होते हैं तो एक्शन कर रहे हो ना उसके अंदर, तो इसलिए ये वर्ब है। लेकिन अगर इसमें सी लगा हुआ होता है तो यानी अब ये रेडीमेड है, यानी कि डॉक्टर का बना बनाया कोई कॉन्सेप्ट है, वो एडवाइस कहलाता है, वो नाउन हो जाएगी। तो सी वाला नाउन होगा,
ये वर्ब होगी, इसके आगे preposition नहीं आता। प्रेस यानी जोर लेना देना, इस तरीके से तान तान बोलते हैं, ऐसे कि तान करना है ना, तानक कशी करना, तो उस चीज को स्ट्रेस बोलते हैं। इसके आगे भी प्रेपोजिशन नहीं आती। अकंपनी जैसे सहचारी होना, कोई साथ में आ जाए तो साथ को हम अकंपनी बोलते हैं, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। रीच कहीं पर पहुंचना, इसके आगे भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। वायलेट, वायलेट को उल्लंघन करना बोलते हैं, तो इसके आगे भी प्रेपोजिशन नहीं आती। अब देखो रिडिक्यूल, रिडिक्यूल यानी किसी के साथ भद्दा व्यवहार करना, किसी का मजाक बनाना, उपहास करना, हास्य करना, समझ गए। तो उसको मैंने इसके लिए शब्द भी बताए थे आपको, जिसको हम जेस्टिंग बोलते हैं, जेस्ट है ना, JEST, जेस्ट, जेस्टिंग बोलते हैं या फिर जाइब बोलते हैं। तो जाइब बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो रिडिक्यूल के आगे भी यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पूरा रूल समझ में आ गया होगा। इन सारे शब्दों को लिख लो और इन शॉर्ट बस उसके आगे ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ना तो इनटू आएगा ना अबाउट आएगा इनके आगे। क्लियर? तो ये दोनों नहीं आएंगे बिल्कुल भी, यानी कि ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन कभी भी नहीं आती इनके आगे। समझ में आ गया रूल? यहां पर समझेंगे, पहले 6 ले लेते हैं यहां पर। तो फर्स्ट 6 जो है यहां पर आप देखिए, सब में कंप्लीटली लगा हुआ है। क्या? कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से। अब देखते हैं यहां पर, पहला पढ़ते हैं कंप्लीटली एनिलेट। कंप्लीटली एनिलेट, एनिलेट का मतलब क्या होता है? किसी का संहार कर देना, किसी को मिटा देना। जब किसी का संहार कर दिया, किसी को मिटा दिया, तो मिटाया तो पूरे तरीके से ही होगा ना। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, अब मैं बोलता हूं मैंने ये मिटा दी, यहां से मिटा दी। चलिए, तो ये जब मिटी तो ये पूरी गायब हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब मैं बोलूं मैंने पूरी लाइन मिटा दी, नहीं, मिटाने का मतलब पूरा ही होता है, इसलिए कंप्लीटली नहीं लगेगा। समझ में आई बात? इसके आगे कंप्लीटली नहीं लगेगा, एनिलेट बोलेंगे सिर्फ। अब देखो कंप्लीटली एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब भी क्या होता है? आपने निष्कासित कर दिया, मिटा दिया, हटा दिया। समझ गए? तो खत्म करने को एलिमिनेट बोलते हैं। खत्म जब करते हैं तो हम जड़ से ही खत्म करते हैं, इसलिए कंप्लीटली नहीं लगेगा। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया, तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? जब तबाह किसी को करोगे तो पूरे पूर्ण रूप से आप करेंगे। यहां पर देखते हैं कंप्लीटली एनगल्फ, एनगल्फ, एनगल्फ यानी निगलना। तो निगलते हैं जब, मान लीजिए आप कोई चीज निगल रहे हैं, गोली निगल रहे हैं, तो गोली क्या अधूरी निगलेंगे, रोक लेंगे? नहीं, वो पूरी ही निगली जाती है, यानी एक बार में पूरी जाती है। एनगल्फ बोलते हैं कंप्लीटली को हटा दो। कंप्लीटली सराउंड, सराउंड जैसे घिरा होना किसी चीज से, तो सराउंडिंग्स होती हैं, उसी तरीके से कंप्लीटली सराउंड, जब आप घिरे हुए हो तो पूरे तरीके से ही घिरे होगे। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कंप्लीटली फिल्ड, फिल्ड भरा हुआ। अब जब फिल्ड है, भरा हुआ है, तो भरे हुए से ऊपर तो नहीं भर सकते, वो तो छलक जाएगा। तो भरा हुआ तो अपने आप में ही पूरा भरा हुआ है, इसलिए फिल्ड कहना पर्याप्त है, इसको हटा दीजिए। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि इन सारे शब्दों के साथ, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, इन सारे शब्दों के साथ कंप्लीटली नहीं लगता है। बस इतना सा रूल ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं यहाँ पर ओवर, ओवर से संबंधित हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर 5 हैं। चलिए अब 5 को समझते हैं। यहाँ पर ओवर शेडो, ओवर। अब कभी भी देखिए, ओवर शेडो का मतलब किसी चीज को ढांकना या फिर छुपाना या रक्षा करना, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ओवर शेडो का मतलब अपने आप में सफिशिएंट है। ओवर शेडो, ओवर करके जो लोग बोलते हैं वो ये ओवर हटाना है, यानी कि आप इसको रिडंडेंट नहीं कर सकते, एक और अनावश्यक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहां पर देखो ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब क्या हो गया कि उलटना पलटना, एक तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसको ओवर रूल भी बोलते हैं हम। तो उलटना पलटना ये अपने आप में ठीक है, इसके आगे से ओवर हटाना है बस। ओवर राइड, ओवर, ओवर राइड, ओवर को जैसे कि किसी को रोंद दिया, किसी को रद्द कर दिया। ओवर राइड किसी के ऊपर
चले गए यानी कुचल दिया। स्क्वेल्च जिसको बोलते हैं, स्क्वेल्च को पचर पचर, यानी मैं किसी के ऊपर ऐसे ऐसे करके, समझ लो, कुचल कुचल कर जा रहा हूं, तो उसको ओवर राइड बोलेंगे। इसलिए आगे एक और ओवर नहीं लगेगा। ओवरशूट, ओवरशूट का मतलब मान लीजिए जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य से बाहर निकल गए, तो लक्ष्य से बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? ओवरशूट। तो इसके आगे ओवर नहीं आता। फिर है ओवरटॉप। ओवरटॉप यानी ज्यादा होना। जब ज्यादा है तो एक और बार और ज्यादा नहीं हो सकता। फिर समझ रहे हैं? तो मोटा मोटा रूल क्या समझ में आया कि ओवर एक बार लग जाए तो दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए यहां पर देखते हैं एडवांस वार्निंग। किसी को चेतावनी दी, मैंने किसी को अलर्ट कर दिया कि भैया वहां पर खतरा है, करंट लग जाएगा, तो पहले ही दिया ना, तो ऐसा तो नहीं है मैंने, समझ लो, एडवांस करके दिया। नहीं, वार्निंग में एडवांस खुद ही शामिल है, यानी मैंने पहले ही सचेत कर दिया उसको, तो वार्निंग कहना सही है, एडवांस को हटाना है। एडवांस प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग यानी प्लान योजना को बोलते हैं। योजना पहले ही बनाई जाती है, मतलब अगर मैं अभी प्लान बनाता हूं तो ये भविष्य के लिए बनाऊंगा, यानी जब मैं भविष्य में खड़ा होकर देखूंगा कि मैंने प्लानिंग की थी, तो थी यानी पहले हो चुकी, समझ रहे हो? तो ये एडवांस यानी फ्यूचर के लिए ही की जाती है, तो प्लानिंग को ध्यान रखना है। एडवांस रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जैसे कि कहीं पर अपना आरक्षण आपने स्थापित कर लिया, आपने सीट पक्की कर ली, समझ रहे हैं उस चीज को, तो रिजर्वेशन पहले ही होता है, ये पक्का होता है, सीट पक्की होती है, तो एडवांस नहीं लगता है। अब देखते हैं यहाँ पर मोर सुपीरियर। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, इट्स मोर गुड, समझ रहे हो? ऐसे करके बोलते हो ना मोर गुड, तो मोर के साथ गुड नहीं होता, आपको बोलना है बेटर। तो क्या है? बेटर बोलेंगे, मोर गुड कुछ नहीं होता। ऐसे ही ये सारे रूल्स हैं। मोर सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब श्रेष्ठ होता है, क्या? श्रेष्ठ। तो मोर सुपीरियर, अब श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ से ऊपर, और भी ऊपर लेके जा रहे हो, उसको मोर कर रहे हो? नहीं, मोर को भगा दो यहां से, समझ रहे हो? चलिए इंफीरियर, इंफीरियर किसी को हीन मानना, किसी को नीचा मानना, समझ रहे हैं, या हल्का मान लेना, इंफीरियर कहलाता है। तो इंफीरियर अपने आप में ही नीचे है, यानी नीचे से और नीचे कितना लेकर जाओगे मोर लगाकर? मोर सीनियर, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होता है, यानी या तो आयु में बड़ा हो या फिर पद में बड़ा हो, तो उसको वरिष्ठ बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं। मोर जूनियर, अब ये वरिष्ठ है तो ये कनिष्ठ है, कनिष्ठ यानी छोटा, या तो आयु में छोटा या पद में छोटा, समझ में आई बात? तो जूनियर, तो इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, ईयर, ईयर ऐसे शब्द दिखें तो समझ लेना इनके आगे, क्योंकि ईयर है तो आपको ये वाला आर समझ लो, सबके अंदर आर मौजूद है, ऐसे याद कर लो। चलिए यहां पर देखते हैं मोर प्रीफर। प्रीफर यानी कि आप अपना जो चॉइस है वो बता रहे हैं, तो प्रीफर के आगे भी मोर नहीं लगता है, तो प्रीफर के आगे मोर नहीं लगता है। अब देखिए मोर हो या मोस्ट हो। एक्सीलेंट, अब एक्सीलेंट यानी लाजवाब, है ना? लाजवाब से बाहर नहीं हो सकते आप, और ज्यादा नहीं कर सकते उसको कि आप बहुत ही ज्यादा बोल लें, बड़ा चढ़ाकर बोलें, तो मोर या मोस्ट नहीं लगेगा। एक्सीलेंट कहना अपने आप में ही ठीक है। यूनिवर्सल यानी सांसारिक, ग्लोबल जिसको बोलेंगे, तो यूनिवर्सल सांसारिक जब हो गया तो पूरा संसार आ चुका, उससे अत्यधिक आप नहीं बढ़ सकते। अब देखते हैं यूनिक। यूनिक यानी अनोखा, समझ रहे हैं? तो अनूठा, अनोखा, यूनिक होता है जब अनोखा है, तो उससे ज्यादा अनोखा क्या होगा जब आपने बोल ही दिया अनोखा, समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग चिर स्थायी, यानी जो चला आ रहा है, अनंत, अनंत काल से चला आ रहा है, तो एवरलास्टिंग जो हमेशा से है, तो हमेशा बोल सकते हैं इसको, इसके आगे भी नहीं लगता है। एटर्नल का मतलब भी सेम ही होता है, अनंत ही बोलते हैं, इसके आगे भी नहीं लगता है, क्योंकि अनंत से परे कहां जाओगे? अब देखो न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन जैसे कोई बोलता है नई शुरुआत है मेरी, तो बोले न्यू बिगनिंग, तो बिगनिंग का मतलब ही शुरुआत है ना, तो वो है ही नहीं, तो उसमें एक और बार न्यू क्यों लगा रहे हो? ऐसे ही न्यू इन्वेंशन, अब आविष्कार हुआ है, आविष्कार फर्स्ट टाइम ही तो होता है। मान लीजिए अगर एयरप्लेन नहीं था दुनिया में, तो जब प्रकट किया गया तो फर्स्ट टाइम ही था ना, उससे पहले तो नहीं था, तो इसलिए
वो था ही नया, तो इसलिए यहां से ये न्यू हटा दो। इन्वेंशन का मतलब ही आविष्कार यानी फर्स्ट टाइम होता है। इनोवेशन नवीनीकरण, नयापन जिसको बोलते हैं, तो नयापन में भी नया मौजूद है, तो ऑलरेडी इसको हटाओ। अब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, कहीं पर कुछ बन रहा है, तो जब बन रहा है, मान लीजिए किसी का मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो, तो हो तो फर्स्ट टाइम ही रहा होगा ना, उससे पहले तो वो खड़ा नहीं था, तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान हुआ आपको, तो इससे पहले हटा दो ये। एक और देखते हैं, लास्ट है हमारा न्यू बिगनिंग। बिगनिंग शुरुआत को बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, तो शुरुआत होती है ये। ऐसे ही मान लीजिए एक शब्द और बना देता हूं मैं, न्यू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, भर्ती होगी, आपको नौकरी मिलेगी, रिक्रूटमेंट होगा आपका, फर्स्ट टाइम ही तो होगा, उससे पहले तो नहीं हुआ ना, तो समझ में आया। तो इन वाले शब्दों में न्यू नहीं लगता है, बस ये इतना ध्यान रखना है आपको। आइए फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को पहले रीड आउट करते हैं यहाँ पर। द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ, यानी मेरी खराब तबीयत के कारण मैं अनुपस्थित था, तो ये कहना चाह रहा है। अब कह रहा है रीजन फॉर, रीजन तो दे दिया, अब वो फिर से एक और बार रीजन दे रहा है, तो समझ गए कहां पर गलती है, कि रीजन फॉर तो दे चुका है, रीजन के बाद ड्यू टू कहना गलत है, तो क्या होगा, इस क्या होगा, इल हेल्थ, मतलब सीधा सीधा कारण दे दिया। आई एम वेरी एंशियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। देखिए यहाँ पर एन ई का मतलब नो एरर है, तो इसको ध्यान रखना, नो एरर मतलब किसी सेंटेंस में अगर बाउंस आ जाए, यानी कि कोई एरर ही ना हो, लेकिन हमारी आदत होती है कि हम जबरदस्ती एरर ढूंढ रहे होते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। अब देखो, आई एम वेरी एंशियस मतलब मैं काफी ना हड़बड़ा रहा हूं या आतुर हूं जानने को कि, अब देखो यहां से सेंटेंस पढ़ते हैं, हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग, यानी वो दोनों के बारे में पूछ रहा है एक साथ, और आर हमें दो बार दिख रहा है यहाँ पर, तो पहले वाला आर यहाँ पर रिडंडेंट है, अतिरिक्त लगा दिया है उसने, हाउ यू एंड मदर आर डूइंग, अब सेंटेंस का सेंस बन गया। अब देखो, आई हैव सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी रेड, क्लियर, यहां पर क्या होगा, आई हैव सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मैंने समझाया था, दस्तावेज को बोलते हैं, दस्तावेज होते ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको काट दो यहां से, ये गलत है, यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं लगाना आपको। देयर इज नो प्लेस इन द बस, बस में चढ़ा कोई व्यक्ति और उसको जगह चाहिए, तो उसको कोई जगह नहीं मिली, तो उसने इंग्लिश बना दी कि प्लेस नहीं है कोई भी, नहीं, प्लेस बड़ी जगह होती है, लेकिन आप कक्ष मांग रहे हैं, एक तरीके से छोटा जो स्पेस होता है उस चीज को मांग रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं क्या, रूम, क्या बोलते हैं, रूम। देयर इज नो रूम, अब ये कहने में करेक्ट होगा, प्लेस नहीं होगा। माई फ्रेंड हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंग्लिश टीचर, ये मैंने समझाया था आपको कि एन इंग्लिश टीचर कहना गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये जो दोस्त है, अगर ये यूके का होता यानी असली अंग्रेज, तो कहना ठीक था, क्योंकि वो यानी कि यूके वाला अंग्रेज अंग्रेजी का अध्यापक है, लेकिन हम तो भारतीय हैं, हमारे लिए कहना ठीक नहीं है, हम तो बोलेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश। तो यहां से इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, और इसको उठाकर क्या बोलेंगे आप, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो आ गई समझ में, यानी अंग्रेजी का अध्यापक है, अंग्रेज अध्यापक नहीं, तो मेरा दोस्त अंग्रेज अध्यापक ना होकर अंग्रेजी का अध्यापक है। आई हैव गिवन दी एग्जामिनेशन रिसेंटली सो आई एम फ्री नाउ, मतलब मैंने अभी फिलहाल या हाल ही में एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं, तो जब एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं तो गिवन बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो कि कहना गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो आप टेकन बोलेंगे या फिर आप अपीयर बोलेंगे, तो टेकन लिख लेते हैं यहाँ पर, आई हैव टेकन दी एग्जामिनेशन। अब देखो, आई होप दैट ही विल नॉट डू इट अगेन, मैं आशा करता हूं कि वह दोबारा नहीं करेगा, यानी आई होप यहां पर सीधा बोलना था आपको, आई होप ही विल नॉट डू इट अगेन। होप का मतलब ही आशा करता हूं होता है, तो डैट आपको रीजन नहीं देना है कोई, यहां पर ये कहना सही है, शी वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प हिम व्हेन ही वॉज
डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब परेशान होगा, डिप्रेशन में होगा, तो बोल रहा है वेरी फ्रेंडली इनफ। देखो 2 बार यूज हो गया, इनफ का मतलब भी वही है, वेरी का मतलब भी बहुत होता है, तो इस वेरी को यहां से हटा दो, फ्रेंडली इनफ कहना अपने आप में सही होगा। तो समझ में आ गया सेंटेंस आपको। अब देखो यहाँ पर द थीव्स हैड फ्लेड अवे, मैंने समझाया था आपको, फ्ली फ्लैट फ्लैट यानी कि रन अवे, भागा, तो भागना, भागा, भाग गया, तो ऐसे बनेगा। तो यहां पर द थीव्स हैड, ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड को मैच कर रही है, इसलिए फ्लैट कहना सही है, अवे कहना सही नहीं है, क्योंकि फ्लैट का मतलब ही रन अवे है, तो एक अवे इसके अंदर पहले से ही शामिल है, विथ ऑल द मनी बिफोर द पुलिस अराइव। अब देखिए यहाँ पर मैनी प्यूपिल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, प्यूपिल्स का मतलब भी विद्यार्थी होता है यानी शिष्य होता है, क्या बोला है कि यानी कि इस डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं टीचर बनके, अध्यापक बनकर बहुत सारे स्कूल्स में कस्बे के। चलिए बात को समझते हैं। अब देखो क्या होगा, आप क्या होगे, प्यूपिल्स तो सही लग रहा है ना। पहली बात, कुछ लोग तो इसको पीपल समझ लेते हैं, ये लोग नहीं होता, ये शिष्य होता है, लेकिन ये कौन से शागिर्द होते हैं, ये ध्यान रखना, जो प्यूपिल्स होते हैं, पहली बात ये अप्रचलित है, बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए आप इसको यूज नहीं करेंगे। ये जैसे साधु संत के शिष्य होते हैं ना, उनको तो आप स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स तो स्कूल वाले होते हैं, बात स्कूल की हो रही है, समझिए बात को। तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्यूपिल होते हैं वो चेले होते हैं, मतलब गुरु वाले चेले होते हैं, जैसे गुरुकुल में चेले होते हैं वो होते हैं, इसलिए यहां से हटाओ इसको। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे, है ना, तो स्टूडेंट्स कर दो यहाँ पर, स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अब ये सही है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर दिस पोस्ट इज एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि जगह बहुत समय से खाली कहना चाह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, पोस्ट की, यानी पद की, नौकरी की बात कर रहा है, किसी सिंहासन की बात कर रहा है जो कि खाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी नहीं बोलते, एम्प्टी ऐसे नहीं होता, वो तो खालीपन होता है। यहां पर आप वैकेंट कर लीजिए, क्या, वैकेंट, तो वैकेंसी होती है ना, वैकेंसी, है ना, तो आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि वैकेंसी कहां पर है, तो वैकेंसी किस लिए देखते हैं, पद के लिए, यानी सीट कहां पर फ्री है, कौन सी कंपनी में फ्री है। अब ये सही है, देखिए यहां पर आई टोल्ड हिम अ वेरी गुड मॉर्निंग व्हेन आई हैड सीन हिम। अब देखते हैं यहां पर आई टोल्ड हिम, क्या बोल रहा है, वेरी गुड मॉर्निंग। अब वेरी गुड मॉर्निंग किसी को बताया जाता है क्या, ये तो आप कामना करते हैं, आप किसी के लिए दुआ करते हैं, विश करते हैं, तो ध्यान रखना है, टोल्ड नहीं होगा, क्या होगा, विश्ड। क्या होगा यहाँ पर, विश्ड होगा। आई विश्ड हिम, यानी आपने शुभकामनाएं दी हैं, यानी दिन आपका अच्छा रहे जब मैं उससे मिला था या जब वह मुझे दिखा। तो दोस्तों आपने अब यहाँ पर सेंटेंसेस में भी शब्दों का उपयोग जान लिया है, कहाँ पे कैसे उपयोग किया जाता है। ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो मेरी गारंटी है आप एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कॉमन सेंस लगानी है और जो भी शब्द मैंने सिखाए हैं 120-30 सारे मेमोराइज करने हैं। ये मेरा दावा है, एक भी नंबर मिस नहीं करके आओगे अपने एग्जाम के दौरान। चलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। और कुछ स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आती है, वो बोलते हैं सर पार्ट्स में ना डाल के एक बड़ा वीडियो मतलब इन वन लेंथ डाल दीजिए, ताकि उनका समय बच जाए ढूंढने से। उनके लिए मैं इस वीडियो का कंपाइलेशन डाल दूंगा, तो बेफिक्र रहो, वो भी मिल जाएगा आपको। हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।